बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली क्लास में बाज टफ टॉपिक्स लिए थे। एक्चुअली वो इतने टफ नहीं है। चक्कर क्या है, जब शुरू में आदमी देखता है तो उस वक्त टफ लगते हैं। अच्छा, वीडियो के अंदर अच्छी बात यह है कि आप एक दफा नहीं 10 दफा उठ के देख सकते हैं। फिर मैंने बाद में जाके देखा था, कासिम भाई ने उसको सारे कोड को बड़ा वेल ऑर्गेनाइज भी कर दिया था। तो आपके पास पिछली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। अब पाइथन की अपनी कोई इंडिविजुअल चीजें हैं जो आज कासिम भाई कवर कराएंगे। तो आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन में खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। और कल मैं तो आज सुबह 7 बजे निकल लूंगा इस्लामाबाद के लिए एंड सो ऑन। तो कासिम भाई आपको कल नम पाए और फिर परसों से पांडस पढ़ाएंगे। तो ये सोबिया बहुत इसरार कर रही हैं, इनको ओपन कर देते हैं। लेडीज फर्स्ट तो होता ही है। अनम्यूट कर दिया सर मैंने। सो भी आप अपने आप को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। मैंने थोड़े से इंक्वायरीज क्वेश्चंस करने थे कि सबसे पहले तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के, लेकिन सबसे पहले तो ये पूछना था कि इसकी फील्ड में एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हम ये जो WMD का सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, इसकी फील्ड में एप्लीकेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए ही होगी? जैसे पाकिस्तान में तो मेजर काम जो होता है वो वेबसाइट डेवलपमेंट का डेवलपर्स ही करते हैं, ज्यादातर डेवलपमेंट्स वेबसाइट्स की होती हैं। लेकिन पूरी दुनिया में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा ब्रॉड है। जैसे कि ड्रोन्स भी बन रहे हैं, इसके अलावा ऐसी बसेस भी हैं, ऐसी ट्रेन्स भी हैं जिसमें ड्राइवर्स के बगैर जो है ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग के जरिए सिर्फ सुपरवाइज करना पड़ता है, प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग के जरिए वो चल सकती हैं। इसके अलावा बहुत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इससे आ सकता है। ऑटोमेटिक जो मशीनरी है जिसको सुपरवाइज किया जाए वो लेबर को रिप्लेस कर सकती है। तो हम इस प्रोग्राम में सिर्फ जो है वो वेब डेवलपमेंट ही करेंगे जो आप करवा रहे हैं। ये पहली बात तो यहाँ पे ये सवाल मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये पाइथन की क्लास हो रही है और वो भी 13 या 14 क्लास हो रही है। आपने तो ओरिएंटेशन वाली बात पूछी है, मगर जब आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपका जवाब दे दूं। वरना ये मुनासिब नहीं होता। जो टॉपिक होता है ना, सिर्फ उस पर सवाल पूछे जाते हैं। वरना तो कभी भी नहीं, कोई मैंने क्लास आपको कॉल की थी क्योंकि आप ही एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं करता नहीं, धरता है इस इससे वक्त सारे, तो इस वक्त इस आपने वक्त इस वक्त कॉल क्लास हो अटेंड रही नहीं की थी। मैंने है। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पॉइंट इस वक्त डिस्कस क्लास हो करने रही है। इस वक्त बेटा क्लास हो रही है। तो हम्म सबका बातों का टाइम जाया होगा ना, मगर मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, क्योंकि जब आपने पूछा ही है। मगर ऐसा मतलब ये तमीज नहीं होती। जो टॉपिक होता है नहीं, उस पर वो क्वेश्चंस तो आते हैं ना माइंड में, क्योंकि नहीं ये है। जो ऐसे करवा रहे हैं ना, ये शैतानी सोच है। क्या नहीं चक्कर है, शैतानी जो सोच मौजू नहीं होता है। है, जो मौजू होता है ना, वो उस वक्त पूछा जाता है। क्योंकि मुझे अब अगर सरकास्म की मैं मैंने अच्छा जितनी यही बात, क्लासेस मैं अटेंड मस्जिद किए में ना, मुझे जाके ये सर और पैर मैं इनका नहीं आपको मैं समझ सिखा में रहा हूँ, आता। सुन लें। आप मस्जिद में जाके मौसीकी सवाल मौलाना से पूछेंगे कि कौन सी म्यूजिक ज्यादा अच्छी है, तो मुनासिब होगा क्या? नहीं होगा ना। तो सुन लिया करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं आपकी बात का जवाब दूं। देखिए, मामला क्या है कि जनरेटिव एआई जो कवर होगी वो हर जगह अप्लाई होती है। जी अच्छा, और दूसरी वो वेबसाइट नहीं होती, वो वेब एप्लीकेशंस होते हैं। आप अभी जनरेटिव एआई फॉर एवरीवन जाके देखिए। एंड्रोइंग कह रहा है कि दो किस्म की चीजें होती है। एक तो आप जाके चैट जीटीपी से जाके कोई सवाल पूछ लें, वो आपको जवाब दे जी दे। और जी दूसरा, जी आप एप्लीकेशन बनाते हैं। हम जी जी आपको क्या एप्लीकेशन बनाने चाह रहे हैं, वो कैसा भी एप्लीकेशन हो सकता है। इंटरप्राइज एप्लीकेशन नहीं, होते हैं जैसे आपने हेल्थ का तो एक और ऐड दिया था, वो मैसेज मैंने पढ़ा था, लेकिन दूसरी फील्ड्स का कुछ पता नहीं था आप ज्यादा। इसरार किए जा रही है ना। बस जितना मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि वरना फिर सारा क्लास का टाइम जाया हो जाएगा। और ये जी, मौजूद मैंने नहीं है आपसे क्लास थोड़े का। से पॉइंट डिस्कस करने थे क्योंकि आप ही एडमिन ये है। बेटा और ये बेटा इस क्लास में नहीं। ठीक है, कैसे थोड़ा समझाऊं? सा फिर टाइम दे दीजिएगा ये क्योंकि हाँ, ये मैं आपको कैसे समझाऊं? जो आप मैथ्स की क्लास में जाके इंग्लिश के सवाल पूछती हैं, नहीं पूछती ना।
नहीं, मैंने इसी थैंक से यू। नहीं, ये आप सर्टिफिकेशन से समझा related समझा किया। करें, हम समझें। अच्छा सोबिया, आप एक काम करें, इमरान भाई इस चैट में मौजूद हैं, उन्हें आप मैसेज कर लें पर्सनल। इमरान भाई जरा इनको गाइड कर दिएगा, तो इनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो सर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते ठीक हैं, है। क्योंकि मैनेजमेंट क्वेश्चन तो आते रहेंगे। ओके, हम्म। तो स्टार्ट लेते हैं। आज की जी। क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आज जो हम कवर करेंगे, जहां से हमने कल छोड़ा था, कॉलेबल क्या होता है और कॉलेबल फंक्शन क्यों बनाए जाते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो थोड़ा सा हम आगे आज एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसका ना सिंपल मैं बता देता हूँ कि यार हमारे पास एक इनिट का मेथड होता है और एक कॉलेबल फंक्शन है, एट्रीब्यूट है, जो कि आपकी ऑब्जेक्ट बेस क्लास है, उसका बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। इट्स मीन आपके बहुत सारे यानी प्री डिफाइंड मेथड क्लासेस हैं जिनके अंदर कॉलेबल ऑलरेडी फंक्शन होता है। अभी कॉलेबल फंक्शन क्या काम करता है और उसके फायदे क्या हैं? तो ये दो फंक्शन है, एक है इनिट और दूसरा है आपके पास कॉलेबल। इनिट का फंक्शन हमेशा आपको याद रहे कि वो सिर्फ और सिर्फ जब कॉल होता है जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, कोई ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हो, उसके बाद उसकी कहानी खत्म। जबकि कॉलेबल फंक्शन जो है, उस ऑब्जेक्ट के साथ आप कोई भी मेथड या मुंसलिक यानी कोई भी यानी आप मेथड वगैरह मुंसलिक करते हैं या आप उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं, तो वो उसके साथ कॉलेबल मेथड उसको कॉलेबल फंक्शन बना देता है। अब इससे क्या फायदा हो सकता है कि जब भी आप उस ऑब्जेक्ट को कॉलेबल मेथड को कॉल करेंगे, तो वो कॉलेबल फंक्शन कॉल होता रहेगा, उससे आप हिस्ट्री जनरेट कर सकते हो, डेटा अपेंड कर सकते हो, उससे आप डेकोरेटर बना सकते हो। तो इसको हम थोड़ा सा भी एक्सप्लोर करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आप लोग के साथ शेयर करता हूं सबसे पहले। अच्छा, आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे एनकैप्सुलेशन। अच्छा, एनकैप्सुलेशन एनकैप्सुलेशन और इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हमारी है, एब्स्ट्रैक्ट। और कॉलेबल अभी हम देख रहे हैं। अब डॉट पी वाई फाइल बनाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस डायरेक्टली यहाँ पे आ रही है, तो अब हम डॉट पी वाई फाइल आज नहीं बनाते। अच्छा, तो अब क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। ओके। सबसे पहले हमने देखा कि भाई कॉलेबल फंक्शन कैसे बनते हैं, क्या फ़ायदे हैं। ये थोड़ी सी मैंने एग्जांपल जो है, जो कि हमने आप लोग के साथ आर्टिकल भी शेयर किया है, उससे मैंने ये कुछ एग्जांपल्स बनाई हैं। तो उन एग्जांपल्स को हम आगे लेके चल सकते हैं कि कॉलेबल फंक्शन कैसे चलता है। एक मिनट मुझे दे, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेट मी चेक। ओके। ओके दोस्तों, आपके पास जब भी आप किसी भी फंक्शन के ऊपर टाइप चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो भी क्लास है उसकी टाइप यहाँ पे ये शो कर देगा कि आपकी टाइप क्या है। इट्स मीन हमारी ये जो क्लास है, इस क्लास की जो टाइप है बैकएंड के ऊपर क्लास टाइप है। और हम अगर टाइप के ऊपर भी डी आई आर उसके मेथड्स देखें, तो वो मेथड्स हमें बताता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, और वो होता है आपके पास अंडरस्कोर कॉल्स। तो जिसके अंदर भी यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ये मेथड मौजूद होता है, वो कॉलेबल फंक्शन होता है। अभी कॉलेबल फंक्शन क्या होता है और इससे फायदे क्या होते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक सिंपल क्लास बनाई थी,
इस क्लास के अंदर देख लें, एक सिंपल सा मेथड है और कुछ भी नहीं है। आपने इसकी टाइप चेक की तो मैं इसकी टाइप यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकता हूँ। तो इसकी टाइप जो है ये बताएगा कि इसकी टाइप जो है वो है क्लास, और क्लास की यानी जो बेस क्लास है वो बता रहा है टाइप। तो अगर मैं डायरेक्टली देखूं कि टाइप भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल, यानी ये कॉलेबल फंक्शन है, इसकी यानी ये खासियत मौजूद है। इट्स मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं लेता हूं और अगर उसके अंदर ये मेथड मौजूद है, इट्स मीन वो कॉलेबल। आप देखो इस क्लास के अंदर मैंने कोई अपना कॉलेबल फंक्शन नहीं बनाया, वो कॉलेबल फंक्शन बाय डिफॉल्ट टाइप की जो आपकी क्लास थी उससे इनहेरिट होके इसमें आ गया। तो अगर आप इसकी भी DIR चेक करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट ये चेक करें। अब आप यहाँ पे देखें कि आपने एक इंस्टेंस बनाया सैंपल क्लास का, और अगर मैं उसके ऊपर उसके DIR चेक करता हूँ, उसके मेथड चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्लास के अंदर भी बाय डिफॉल्ट कॉलेबल जो है वो मौजूद है। तो ये कॉलेबल आपको पता चल गया कि भाई कॉलेबल आप कोई भी नॉर्मल फंक्शन भी बनाते हैं उसकी भी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, इस वजह से उसके अंदर कॉलेबल मेथड मौजूद होता है। आप अगर चाहें तो आप अपने कॉलेबल फंक्शन को ओवरराइड करवा सकते हैं, यानी आप अपनी पर्टिकुलर टाइप बना सकते हैं जो कि कॉलेबल ना हो। अब कॉलेबल ना हो का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक नॉन कॉलेबल एक क्लास बनाई और उसके अंदर ये जो फंक्शन था इसको ओवरराइड करवा दी। ओवरराइड के अंदर आपने एक मैसेज रेज करवा दी। अब आपको ये चीज तो पता है कि आपने क्या किया कि डायरेक्टली इंस्टेंस इसके ऊपर अप्लाई किया, इसका इंस्टेंस बनाया। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ कि अब यहाँ पे दो सीन है, वो सीन क्या क्या है वो हम चेक करेंगे। अभी तक आपने ये कंस्ट्रक्ट किया है, इंस्टेंस बनाया, एक वेरिएबल बनाया है जो कि नॉन कॉलेबल का इंस्टेंस है, ऑब्जेक्ट बन गया। वैसे आप वो कॉलन वगैरह लगा के उस तरह काम कर सकते हैं, इस क्लास का इंस्टेंस है। ओके, अच्छा आप इस इंस्टेंस को देख रहे हैं, ये कॉलेबल ट्रू बता रहा है, लेकिन जब मैं इसको कॉल करता हूं तो दोस्तों ये कहता है एक्सेप्शन रेस कर देता है जो हमने रेस करवाई। अब ये क्या सीन है भला? तो इसको अब थोड़ी देर में हम समझते हैं कि ये हुआ क्या है, कि ये दो दफा इसको कह रहा है कि कॉलेबल ट्रू है, यानी कॉलेबल फंक्शन है, लेकिन जब मैं नीचे इसको कॉल करता हूं तो वो आपको एरर जनरेट करता है। तो एरर क्यों आ रहा है, ऐसी क्या वजह है? तो उसको हम चेक करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसकी हिस्ट्री समझें, होगा क्या जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे मैंने एक क्लास बनाई पावर फैक्ट्री, पावर फैक्ट्री का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और उसके अंदर जो भी आप एक्सपोनेंट की वैल्यू डालते हैं, बाय डिफॉल्ट एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 है। अच्छा, इसको मैं रिस्ट्रिक्ट डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, तो अभी सिंपल सिंपल हम वेरिएबल यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें और उसके बाद मैं इसको स्टैटिक टाइप में कन्वर्ट कर दूंगा, या आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब क्या सीन हो रहा है कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट आपने सबसे पहले आपने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ए, और वो इस क्लास से बिलोंग करता है, ये इसका इंस्टेंस है, और आपने यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर यानी उस क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं, तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो जैसे आप कॉल करते हैं इसका मतलब है एक्सपोनेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो 2 चली आएगी। तो एक्सपोनेंट की वैल्यू गई, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, सेल्फ और बेस क्लास से इसको एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब है जो बेस क्लास का यानी आपके पास यानी एक्सपोनेंट्स और ये सारी चीजें थी, क्या नाम है, बेस क्लास हमारे पास मौजूद है, जो कि इसके मेथड को इस क्लास के अंदर ओवरराइड करने में हमारी मदद कर रही है। तो अब क्या हो रहा है कि बेस, फिर उसके बाद हम कहते हैं एक्सपोनेंट जो भी आप यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये बेस आपके पास ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो आपने कहा सेल्फ डॉट एक्सपोनेंट, और बेस इसके अंदर आ रही है। बेस क्या आ रही है वो हम आगे चेक करेंगे। सबसे पहले एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट हुई हुई है 2। अगर आप यहाँ पे आके एक्सपोनेंट की वैल्यू प्रिंट भी करवा रहे हैं तो वो यहाँ पे प्रिंट होगी। अब अगर मैं इसको कॉल करता हूं और ए के अंदर कोई भी वैल्यू पास करूं,
तो कॉलेबल का काम क्या होगा, ए, और फिर इसके अंदर मैं यानी पास करता हूँ 2, तो 2 पावर 2 आपकी क्या हो गई। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको एक और एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो फिर इसको आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। एक मिनट, डेटा वाली एग्जाम्पल मैंने बनाई है, ये एग्जाम्पल अगर आपने समझ ली, एक मिनट, क्लास मैंने बनाई है इसकी, ओके, ये एग्जाम्पल अगर आपने समझ ली तो आप जो कॉलेबल फंक्शन है इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, हमने एक क्यूमुलेटिव एवरेज क्लास बनाई, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, और जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है एक आपके पास एट्रीब्यूट बनता है जिसकी टाइप आपकी लिस्ट है। अच्छा, अब होगा क्या, मैं यहाँ पे आता हूँ, अच्छा फिर कॉलेबल फंक्शन भी हम बना रहे हैं, इस कॉलेबल फंक्शन के अंदर आप न्यू वैल्यू डालेंगे और जो भी न्यू वैल्यू डालेंगे वो इस लिस्ट के अंदर अपेंड होती जाएगी। अब देखें सीन क्या होगा, जब यहाँ पे आप इसको कॉल करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहला फंक्शन कॉल होता है माइनस माइनस इनिट, यानी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और आपका एक इंस्टेंस बन गया। अब इंस्टेंस बनने के बाद होगा क्या, पहली चीज मैंने इसको कहीं यहाँ पे प्रिंट करवाया, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब होगा क्या, मैं जैसे ही इसके अंदर वैल्यू पास करता हूँ इसको मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आए। अच्छा भाई, ये पाइथन के अपने फंक्शन है, दूसरी लैंग्वेजेस में आपने नहीं करे होंगे तो इस वजह से आपको बड़ा मजा आने वाला है। अब देखिए सीन क्या होगा, सबसे पहले आपने जब कंस्ट्रक्टर बनाया एक एम्प्टी लिस्ट बन गई होगी डेटा की, ठीक है, यानी डेटा आपका होगा, समझने के लिए, डेटा इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। फिर क्या होता है, आप अब यहाँ पे देखें ये आपका ऑब्जेक्ट है जो आपने इंस्टेंस बनाया, इस इंस्टेंस के ऊपर राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, यानी आपका तो कोई फंक्शन ही नहीं है इसमें। तो जब आप राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज लगाते हैं तो क्या होता है, तो आपका कॉलेबल फंक्शन जो है ये उसके अंदर वैल्यू पास होती है, और जब आप ये वैल्यू इसमें पास करते हैं तो आपका जो भी डेटा था उस डेटा में ये वैल्यू चली जाएगी। तो इट्स मीन यहाँ पे आके डेटा की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी 12 के, ठीक है। अच्छा, 12 पे बराबर होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, वो जो डेटा है उसको सम करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी लेंथ से, यानी 12 को, फार्मूला ये बना 12 डिवाइडेड बाय 1, तो आपके पास आंसर 12 ही आएगा। अच्छा, फिर क्या होता है, रिटर्न आपके पास ही आएगा। फिर दूसरे वाली आइट्रेशन के अंदर जब मैं 13 पास करता हूँ तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 12 पहले से मौजूद था और 13 इसके अंदर दोबारा ऐड हो जाएगा, और उसके बाद जब मैं इसका एवरेज लूंगा तो 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दिया जाएगा आपके 2 से, क्योंकि अब आपकी लेंथ 2 हो गई है। फिर इसी तरह ये आपके पास वैल्यू ऐड होती जा रही है, इट्स बीन कॉलेबल फंक्शन जो है आपके ऑब्जेक्ट के साथ मुंसलिक हो गया, तो इसका जो ताल्लुक है वो ऑब्जेक्ट के कॉलेबल से। तो जब भी आप, अच्छा कॉलेबल का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद आप राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दो, किसी भी ऑब्जेक्ट के नेम के बाद, यानी जैसे फंक्शन कॉल करते हैं, तो जैसे ही आप राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं तो इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट का या उसका जो भी इंस्टेंस क्लास है उसके अंदर जो कॉलेबल फंक्शन बनाया होता है, और अगर आपने नहीं बनाया तो बाय डिफॉल्ट बना होता है, वो कॉल होता है। और जैसे ही वो कॉल होता है तो आपने जो भी लॉजिक लिखी है उसके मुताबिक वो काम होता रहता है। तो मैं अगर इस कोड को यहाँ पे चलाऊं तो आप देखें 12 था, उसका एवरेज 12, 12 13 12.5, 12 13 11 12 इसका एवरेज होगा, चारों का अगर आप यानी सम करके एवरेज लेते हैं 4 से डिवाइड 11.5, तो ये आपका कॉलेबल फंक्शन है। इट्स मीन आपने अपने ऑब्जेक्ट को कॉलेबल बना दिया, आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख के उसके अंदर कोई वैल्यू पास करें, कोई आर्ग्यूमेंट पास करें, कोई डिक्शनरी पास करें और उसको
कोई प्रोसेस आप करवाना चाह रहे हैं। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ हो सकती है? इसकी एप्लीकेशन बेशुमार जगह हो सकती है। कासिम जी भाई, सर। इससे मतलब ये निकला कि कॉलेबल जो होता है फंक्शन, जी यानी कॉल अगर आप किसी क्लास में लिख दें तो वो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसका ऑब्जेक्ट पे नॉर्मली तो ऑब्जेक्ट के मेथड कॉल करते हैं। जी। अगर आप और अब मेथड जी जी सर, मेथड ना कंटिन्यू। कॉल करें बल्कि सिर्फ उसके ऑब्जेक्ट के सामने राउंड ब्रैकेट डाल दें तो वो अंदर से खुद ही कॉल वाला मेथड कॉल कर लेगा। यानी ऑब्जेक्ट पे आप कॉल कर रहे हैं बगैर किसी मेथड के, एक्चुअली वो कॉल 100 कर रहा है अंडरस्कोर कॉल को। क्या मैं सही समझाऊं? 100% सर, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो इन्होंने यानी आपकी जिंदगी ये आसान कर दी कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली कोई आर्ग्यूमेंट पास करना चाह रहे हो, बैकएंड पे कोई प्रोसेस, अच्छा आप कॉल भी ना करें ना तो बैकएंड पे कॉल तो होता है। आप जब भी ऑब्जेक्ट से कोई भी यानी चीज परफॉर्म करवाते हैं तो ये बैकएंड के ऊपर कॉल हो रहा होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने देखा ये सारे का सारा काम हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है? अब यहाँ पे एक और एप्लीकेशन हमने बनाई। आप अच्छा, मैं जवाब इसको साहब पूछ रहे हैं कि कॉलेबल के अंदर मैं दूसरे मेथड कॉल कर सकता हूँ, ये किया तो है जी जी फैक्टोरियल कर के सकते। अंदर, कासिम भाई ने किया है। फैक्टोरियल हो गया, लेंथ हो गया, सम हो गया, प्रिंट हो गया, कॉलेबल के अंदर दूसरे फंक्शन नॉर्मली अप्लाई। कुछ भी कॉल कर सकते, कुछ भी कॉल कर सकता है। जी, अपना कस्टम आप जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। अब देखें वो जी क्या क्या बना है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करूं, जैसे फैक्टोरियल के साथ हम काम कर रहे हैं लेकिन अब कैशे मेमोरी के साथ काम कर रहे हैं। कैशे मेमोरी यानी इट्स मीन कोई कैलकुलेशन मैंने एक दफा करवा दी तो भाई उसको दोबारा नहीं करो। अब फॉर एग्जाम्पल आप फैक्टोरियल किसी भी नंबर का, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, किसी भी नंबर का आप फैक्टोरियल निकालते हैं, अगर वो नंबर आपने पहले से पास किया तो वो आप कैशे में सेव कर, ठीक है। तो अगर आप वही वैल्यू दोबारा पास करेंगे तो उसका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। और अगर वो आपने पहले पास नहीं करी तो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होने लग जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैंने एक फैक्टोरियल क्लास बनाई, कंस्ट्रक्टर सिंपल है। आपने कैशे के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी, 0 का 1, 1 का 1, ठीक है। यानी ये वैल्यू आपने पहले असाइन कर दी कि यार इनके ऊपर आपने निकालना ना 1 का फैक्टोरियल निकालना ना 0 का निकालना, उनकी वैल्यू मैंने डिफॉल्ट कुछ पास कर दी। अब यहाँ पे आपने कॉलेबल फंक्शन बनाया। यहाँ पे आप कहते हैं कि भाई जो भी नंबर अब हम डालेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर राउंड ब्रैकेट बना के, तो उस नंबर को लाना, उस नंबर को चेक करना क्या वो सेल्फ डॉट कैशे, तो जो भी आपकी कैशे आपने जनरेट करी है उसके अंदर तो मौजूद नहीं है। अगर मौजूद ना हो तो सेल्फ डॉट कैशे के अंदर जाके वो की असाइन करना और उसी को आप मल्टीप्लाई कर देना। किससे करेंगे आप? सेल्फ, और ये कह रहा है नंबर -1। अब इससे क्या होगा कि जो भी आपने नंबर पास किया वो की भी बन जाएगा और उसका जो फैक्टोरियल है वो यहाँ पे प्रोसेस होकर उसका आंसर रिटर्न करेगा। तो आपने इसको प्रोसेस भी करवाया, अपनी कैशे के अंदर अपेंड भी करवाया, लेकिन कॉलेबल आपको रिटर्न करवाया। तो ये रिटर्न हो सकता है, प्रिंट हो सकता है, किसी डेटाबेस में सेव हो सकता है, बेशुमार चीजें आपकी हो सकती हैं। तो अब इससे क्या होगा चेक करते हैं। सबसे पहले देखें मैंने कॉलेबल फंक्शन बनाया, ठीक है। इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट आपकी फैक्टोरियल क्लास का है। अच्छा, इट्स मीन अभी तक मैंने कैशे में कोई वैल्यू नहीं डाली, कैशे के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू ये डाली। तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट के कैशे को प्रिंट करवाता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी 0 और 1 जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने डाली। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सटेंड करते हैं। एक बंदा आता है आपके ऑब्जेक्ट को कॉल करके फॉर पास करता है जो कि कॉलेबल फंक्शन में जाता है। अब जब ये कॉलेबल फंक्शन में जाएगा तो ये कैलकुलेशन पहले से इसमें नहीं हुई हुई, इट्स मीन फोर की ऐड होगी और फोर का जो फैक्टोरियल है, ठीक है, फोर की यहाँ पे आपकी जनरेट हुई और फोर का जो फैक्टोरियल है वो यहाँ पे ऐड हो गया। अच्छा, इसी तरह मैं यहाँ पे 5 लेके जाता हूँ। अच्छा, क्योंकि 4 पहले से चला हुआ है, अगर मैं इसको दोबारा चलाऊंगा तो वो कैलकुलेशन दोबारा प्रोसेस नहीं होगी। और अगर आप 5 पास करते हैं तो 5 का फैक्टोरियल आ गया, 6, 7, 8। तो यहाँ पे ये डिक्शनरी आपके बनाता जा रहा है। ऐसी कोई भी कैलकुलेशन जो पहले से आपने परफॉर्म कर दी है वो दोबारा परफॉर्म नहीं होगी। अच्छा, और क्या क्या हो सकते हैं कॉलेबल के साथ?
मेरे ख्याल से समझ में आ गया, इतना काफी है? अच्छा सर, हाँ, इसको एक क्लास वाला आखिरी करवा देते हैं, उसके बाद फिर जी जी। हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। टीचर हो तो कासिम जैसा। जजाकल्ला सर। अच्छा दोस्तों, अब देखें, डेकोरेटर तो आपने बनाना सीखे, और हमने अभी तक क्या नाम है, मॉडल बनाना नहीं सीखे। तो मॉडल भी आज की क्लास में थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। मॉडल क्या होते हैं? मॉडल हम कहते हैं ये आपके जो पैकेजेस होते हैं, ये पैकेजेस के अंदर देखें, पूरा एक फोल्डर या फोल्डर्स के अंदर फोल्डर, आप उसको कह सकते हैं पैकेज। पैकेज के अंदर जो भी आपकी हायरार्की है फोल्डर्स की, वो इंपॉर्टेंट है। फिर कहानी जो जाती है लास्ट तक, वो आपकी जाती है फाइल तक। आपकी जो फाइनल फाइल होती है .py, उसको हम कहते हैं मॉडल। ठीक है, मॉड्यूल। तो ये जो मॉड्यूल होता है पाइथन के अंदर, उसके अंदर पाइथन का कोड होता है। अब पाइथन के कोड में क्या क्या हो सकता है? पाइथन के कोड में भाई कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर फंक्शन हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, क्लास हो सकते हैं, डेकोरेटर हो सकते हैं। तो आप अब जो पैकेजेस बनाते हैं आगे जाके, numpy, pandas, matplotlib या जो भी हम इस्तेमाल करेंगे, उसके पैकेजेस कम्युनिटी ने बना के हमें दिए हुए हैं। तो वो अब कैसे इस्तेमाल होते हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है? तो फॉर एग्जाम्पल, हम खुद अपना यानी तो कासिम भाई, आप ये कह रहे हैं कि पाइथन में मॉड्यूल जो है ना, वो बेसिकली डायरेक्टरी है। मेरे ख्याल आईडी से शो। हैंग हुए। जी जी। जैसे कि numpy होता है। अब इसके लिए पूरी मैं आपको यानी डॉक्यूमेंटेशन शेयर करूंगा। उस डॉक्यूमेंटेशन से आप अपने पैकेज बना के पाइथन पाई पाई PYPI या PIPY.org हमारी वेबसाइट है। जितने भी पाइथन के पैकेजेस होते हैं वो सारे वहां पे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप अपने अपने पैकेजेस बना के कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा, बहुत आसान तरीके से सिर्फ एक फाइल बना लेता हूँ, और उस फाइल के अंदर हम कोई क्लास बना लें, वेरिएबल बना लें, कुछ भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर हमारी एक फाइल है जिसका नाम हम रख देते हैं JNAI.py। तो JNAI का हमने पैकेज बना दिया। पैकेज का नाम है PIAC, उसके अंदर JNAI एक मॉड्यूल है। तो एक मॉड्यूल जो है उसके अंदर क्या हो सकता है? उसके अंदर बेशुमार चीजें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये क्लास, ये कोड जो भी है वो वहां जाके हमने ऐड कर दिया। ठीक है, कंट्रोल S। अच्छा, अब आप अगर इस क्लास को अपने कोड में कॉल करना चाहें, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी फिल वक्त, अभी जब मैं आपको पैकेज की डॉक्यूमेंटेशन करूंगा तो पिप इंस्टॉल करके इस पैकेज को आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। पिप इंस्टॉल आप यानी जब इसको पब्लिक कर देंगे तो दुनिया में कोई भी इसको सिर्फ पिप इंस्टॉल करेगा और उसके सिस्टम में ये इंस्टॉल भी हो जाएगा PIIC का पैकेज। तो अब होगा क्या, ये कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि भाई लोकल डायरेक्टरी में जहां पे आपकी जुपिटर चली, उसी के बराबर में ये पैकेज पड़ा हुआ है। पैकेज का नाम है PIAC, यानी एक फोल्डर पड़ा हुआ। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल है JNAI.py। आपकी जो मॉड्यूल होगा उसकी एक्सटेंशन .py ही होगी। अब हम क्या करते, मैं यहाँ पे कहता हूं फ्रॉम, पैकेज का नाम है PIAC। देखिए खुद ब खुद नाम आ रहा है .JNAI। तो इसने JNAI को इंपोर्ट कर दिया, स्टैटिक इंपोर्ट। और अगर मैं सिर्फ उसके अंदर 50 क्लास होती है, मैं सिर्फ एक क्लास उसमें से कॉल करना चाह रहा हूँ, टाइम एग्जीक्यूशन। तो आप यहाँ पे देखेंगे टाइम एग्जीक्यूशन, अच्छा कैपिटल लिखते हैं, नहीं खुद ब खुद आ रही है। तो ये आपने पैकेज बना लिया। अच्छा, मैं डॉक्यूमेंटेशन आप लोग के साथ बाद में शेयर कर दूंगा। तो ये आपके पास ये पैकेज आ गया। इट्स मीन जो वो कोड वहां पे लिखा हुआ था वो यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब क्या होगा, ये हमने अपना जाती पैकेज बनाया। अब क्या हुआ, ये जो कोड है इस कोड को हमने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद इसको एज अ डेकोरेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस क्लास को। ठीक है, याद है आप डेकोरेटर, ओवरलोड और ये सारी चीजें इंपोर्ट करते थे, वो पैकेजेस बने हुए, टाइपिंग के पैकेज बने हुए। तो इसी तरह हमने एग्जीक्यूशन का या एग्जीक्यूशन टाइमर का एक पैकेज बना दिया। उस पैकेज का कोड बहुत ही सिंपल है कि भाई सबसे पहले तो आप इसका कंस्ट्रक्ट बनेंगे यानी करेंगे।
कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, जैसे आप इसको पास करेंगे इसमें एक फंक्शन जाता है, वो फंक्शन जो है फंक्शन के एट्रीब्यूट के अंदर एज अ फंक्शन ही पास हो जाता है। अब होता है क्या है, आपका कॉलेबल फंक्शन जब भी आप उसको कॉल करेंगे तो होगा क्या, जो भी आपका स्टार्ट टाइम है उसको काउंट करेगा, आपके फंक्शन को रन करेगा, फंक्शन को रन करने के बाद एंड टाइम जो है उसको कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे जो आपने फंक्शन का नाम पास किया है, स्टार्ट और एंड टाइम के कैलकुलेशंस आपको टाइम के अंदर कन्वर्ट करेगा, रिटर्न सिर्फ आपको रिजल्ट कर। तो अब जब मैं इस कोड को चलाता हूं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 0.0017 तो हमने अपना एक जाती फंक्शन या अपना एक डेकोरेटर बना दिया, पैकेज बना दिया। कोई भी बंदा अगर सिर्फ इसको स्टार्ट करे और अपने किसी भी फंक्शन के ऊपर @ और ये टाइमर वाला फंक्शन लगा दे, डेकोरेटर लगा दे, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इसके एडवांस यूज केस हैं। आप इस तरह लॉक सेट करवा सकते हैं, आपका जब भी फंक्शन चले वो सक्सेसफुल चला है नहीं चला, बैकएंड के ऊपर लॉक सेट हो रहे हो, तो ये सारी एप्लीकेशन जो हैं आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सर आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखें, आप ये कह रहे हैं कासिम भाई के, अच्छा मैं इस मौजू पे, ये कॉल पे तो इन्होंने काफी कर लिया, कॉलेबल पे मैं सिर्फ मॉड्यूल पे कमेंट करूंगा। कासिम भाई कह रहे थे कि अगर जो डायरेक्टरी है ना वो मॉड्यूल होती है। अच्छा, अगर हम ये देखें PIIC में एक और लिखें, PIIC में एक और डायरेक्टरी बनाए कासिम। PIC में हम एक और डायरेक्टरी बना देते हैं कासिम। अच्छा, कासिम के अंदर एक फाइल बनाते हैं माई कोड, और माई कोड में क्लास लिखते हैं माई कोड। और इसमें कुछ भी नहीं करें, कंस्ट्रक्टर बना दें सर। अच्छा, अब अगर ये आपने मुझे फाइल दें और मैं ऊपर हूं सबसे, जाहिर बात है मैं PIC का अज्यूम करते हैं अभी पार्ट नहीं हूं, मैंने एक और PIC के लेवल पे ही फाइल बनाई है, एक Zia.py। ओके, हम एक बना रहे। अच्छा, अब मैं ना वो इंपोर्ट करना चाह रहा हूं, कौन सी, माई कोड। माई कोड तो कैसे करूंगा? फ्रॉम हाँ? PIC, पहला आपका फोल्डर हम्म। के अंदर कासिम, हम्म। उसके अंदर माई कोड, ये ठीक है। आपकी फाइल का नाम तक है। उसके बाद आप इंपोर्ट के बाद उस फाइल के अंदर जो चीज है, उस मॉड्यूल के अंदर जो चीज है, यानी उसमें क्लासेस हो सकती हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, तो इंडिविजुअल अगर आप पार्ट भी निकालना चाह रहे वो निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने लिखा था माई कोड, अच्छा मैं कह रहा हूँ उस फाइल में जितना कुछ है वो सब कुछ लिया हो, तो सेम यही हायरार्की होती, Ctrl+Z, कॉपी पेस्ट, एंड के अंदर आप लगा दें स्टैटिक, तो स्टैटिक का मतलब है जितना कोड है वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब होगा क्या, आपने कहा सबसे पहले एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, ABC माई कोड, और आपने कहा माई कोड इंस्टेंस बना। अब मैं इसको हम्म। चलाऊंगा तो वो चलाते ही वो प्रिंट हो जाना चाहिए, माई हम्म। कोड कंस्ट्रक्टर हो रहा तो बेसिकली हमने ये देखा कि मॉड्यूल पाइथन में कुछ भी नहीं होते, डायरेक्टरी होती है, और आखिर में वो आखिरी जो चीज होती है वो फाइल का नाम होता है, और फिर फाइल के अंदर जो चीज होती है वो इंपोर्ट के राइट पे लिख लेते हैं जो आपको चाहिए होती है, और अगर सब चाहिए तो स्टार्ट करके आप सब ले लें। सही कहा मैंने? है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, चलें। इसकी ना, हम्म। इसकी डॉक्यूमेंटेशन लिंक मैं देख लेता हूँ। यार पैकेज, ये इसके कुछ स्टेप्स हैं, और ये आप वहां पे ऐड कर दें। मैं इसको कॉपी पेस्ट, ताकि हम्म। इनको सर बल्कि टास्क भी दे देते हैं कि ये इसको बनाएं, हम्म। पैकेज बना के
और वहां पे अपलोड करके ग्रुप में हमारे साथ लिंक भी शेयर करें। ओके। तो ये हमारा कॉलेबल भी हो गया, पैकेज वाला भी हमारा सीन हो गया, और डेकोरेटर के साथ हमने अपनी यानी चीज़ें भी इस्तेमाल कर ली। अच्छा, अब दो चीज़ें हमारे पास रह गई हैं, और वो है आपके पास सबसे पहले इनकैप्सुलेशन। और एक सेकंड। इनकैप्सुलेशन से जी सर। सर कुछ कह रहे हैं आप? दोस्तों मैं आप लोग के साथ कनेक्ट हूँ, इखलास। जी सर, कनेक्ट है सर, किसी और से बात कर रहे हैं मेरे को। अच्छा अच्छा, सॉरी। ठीक है, इस्फहान ने हैंड रेस किया हुआ है, मैंने आरुष को को होस्ट भी नहीं बनाया। ओके, इस्फहान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो सुफियान है, इस्फान नहीं है। या मैंने किसको बनाया अभी को होस्ट? नहीं, वो तो मैं बन गया, अच्छा लेकिन ठीक, सुफियान ने हैंड रेस करा हुआ है। चलो कोई नहीं। अस्सलाम ओके, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुफियान कुछ कहना अ, है? सर सर एक क्वेश्चन पूछना है। जी। सर कल जब लास्ट क्लास में हमने जब ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे तो सर ने एक आर्टिकल शेयर किया था, एवरीथिंग इन पाइथन इज इज एन ऑब्जेक्ट। तो वो जो हमने डिटेल में मतलब मैंने रीड भी किया, सारा देखा, तो उसमें एक जगह ये भी लिखा हुआ था कि जो मॉड्यूल हैं वो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब हम हम्म। किसी मॉड्यूल को अगर इंपोर्ट कराते हैं और उस इंपोर्ट किए हुए मॉड्यूल को हम किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं, तो उस वेरिएबल पर डॉट लगा के हम उसके सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को कॉल करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ये आ रहा है कि मतलब मॉड्यूल या पैकेजेस जो है वो फोल्डर या डायरेक्टरी है, या फिर वो उसी तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जिस तरह के बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये थोड़ा सा अगर क्लियर कर दें। मॉड्यूल जो है ना, एंड फाइल जो भी होगी ना डॉट पी वाई वाली, कोई भी फाइल, ठीक सर है? तो कोई भी सर डॉट पी वाई की फाइल है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसके अंदर कोई भी एक क्लास निकालूंगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो कोई भी चीज, अच्छा फोल्डर को नहीं बोलेंगे, फोल्डर क्योंकि डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं होता। फोल्डर के अंदर हायरार्की होगी, उसकी जो एंड पॉइंट होगी ना फाइल, उसे आप यानी वो कहेंगे मॉड्यूल। तो मॉड्यूल जो है वो आपका पैकेज, पैकेज नहीं, यानी मॉड्यूल जो है वो आपका क्या है, कॉलेबल। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, मतलब वो ऑब्जेक्ट है जिस तरह बाकी हम एरे लिस्ट और इंटीजर सारे ऑब्जेक्ट एज ए ट्रीट करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ओके दोस्तों, ठीक है सर, ठीक है सर, अब थैंक यू नेक्स्ट सर। टॉपिक की तरफ, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। और वो टॉपिक है हमारे पास, क्या नाम है, एक तो एब्स्ट्रक्शन है और एक है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? उससे पहले हमें एक्सिस मॉडिफायर्स का भी पता होना चाहिए। तीन तरह के हमारे पास एक्सिस मॉडिफायर्स हैं। अब वो तीन तरह के एक्सिस मॉडिफायर्स क्या हैं? इखलास और इस्फहान, आप बताना चाहेंगे? कहिए सर। एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली ये होता है कि हमारी ज़िंदगी के हिसाब से, अगर एग्जाम्पल है, हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा होता है। मिसाल के तौर पे मेरा बैंक हम्म। का अकाउंट नंबर मैं दे देता हूँ किसी को, सही है, लेकिन किसी स्पेसिफिक बंदे को जिससे मुझे ट्रांजैक्शन करनी हो, लेकिन बैंक अकाउंट की पिन हो गई, पासवर्ड हो गया, ये मैं किसी को नहीं देता, ये मेरा प्राइवेट डाटा है, ये मैं अपनी वाइफ को भी ना दूँ, सही है। इस तरीके से कोई डाटा पब्लिक है कि ये आप खतरनाक, मेरा। एहसान, खतरनाक हो जाएगी ये स्टेटमेंट तुम्हारी। नहीं नहीं सर, ऑफिस में बैठा हूँ, चप्पल नहीं आएगी। हाँ। अच्छा फिर अच्छा, से। उसके बाद है पब्लिक डाटा। मिसाल के तौर पे आप मेरा नाम गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा मेरे नाम पे पब्लिक डाटा मिल जाएगा, सही है। तो वो तो सब, वो मैंने खुद ही अवेलेबल करा हुआ है पब्लिक में, तो उस पर मेरा कंट्रोल है कि मैं जिसको चाहूँ प्राइवेट करूँ, प्रोटेक्टेड करूँ। कुछ डाटा प्रोटेक्टेड होता है, मिसाल के तौर पे मेरे खानदान में क्या चल रहा है अभी, सही है, या मेरे घर में क्या चल रहा है, प्रोबेबली हो सकता है फुप्पो को पता हो, या हमारे खानदान के अंदर लेवल में हो, सही है, तो प्रोटेक्टेड है वो डाटा। वो सिर्फ और सिर्फ खानदान लेवल के अंदर बातें चलती हैं, या मैं वो डाटा जिसके साथ चाहूँ, सही है, जो मेरे सर्कल के अंदर हो, वो प्रोटेक्टेडली डाटा सर्कुलेट करता है।
तो सिमिलरली पाइथन की क्लास के अंदर भी हमारे पास यही है कि हमारे पास 3 किस्म के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। एक्सेस से हमें पता ही है कि भाई एक्सेस है, और मॉडिफायर का मतलब है कि आप उसको चेंज भी कर सकते हो, तो मॉडिफिकेशन के हिसाब से भी आप फिलहाल सोच लो। तो एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, और एक होता है प्रोटेक्टेड। पब्लिक, कोई भी क्लास कहीं से भी उसको इजीली एक्सेस कर सकती है, पब्लिकली डाटा है। प्राइवेट में ये होता है कि वो क्लास का अपना ही डाटा है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि मेरे बैंक अकाउंट का नंबर, मेरी एटीएम की पिन, ये मेरा अपना ज़ाती डाटा है। और प्रोटेक्टेड का है कि एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, मतलब एक खानदान से दूसरे खानदान में बात जा रही है, बस। तो इस लेवल तक है मेरे हिसाब से। ठीक है। अच्छा, अब इस्फहान ने कुछ एग्जाम्पल दिए, उनको हम देख लेते हैं। देखें, पब्लिक का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट होना, तो उस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंस्टेंस बनाएंगे, और उससे हम इनहेरिटेंस वगैरह भी करवाते हैं, तो ये सारी चीजें चलती हैं। तब होगा क्या, पब्लिक का मतलब है कि अगर वो पब्लिक एट्रीब्यूट या पब्लिक मेथड है, इट्स मीन उसे हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, डायरेक्टली उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी, उसकी इनहेरिटेंस करने के बाद उसकी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी। अच्छा, फिर जो चीज पब्लिक होती है ना, उसे कोई भी एक्सेस करके इक्वल टू लगा के पब्लिकली चेंज भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो एक्सेस है। तो पब्लिक आपका ये डेटा। तो अब फॉर एग्जांपल आपने अपनी फेसबुक की प्रोफाइल बनाई हुई है, और अगर पब्लिक एक्सेस उसके पास होता मॉडिफाई करने का, तो वो आपके नाम को बिगाड़ के कुछ भी लिख सकता था, तो बड़ा खतरनाक हो गया। फिर क्या हुआ, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि आप लाइक विद इन अ क्लास या क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके एक स्टेप और आगे आता हूं, फिर प्रोटेक्टेड की तरफ हम आते हैं। एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट जो होता है ना, ये आप फुली उसको ना लाइक सिक्योर कर दे। तो एनकैप्सुलेशन जो निकला है, एनकैप्सुलेशन का मतलब ही यही है कि आप इसी क्लास के कुछ मेथड्स या एट्रीब्यूट को प्राइवेट बना दें, या कुछ एट्रीब्यूट को आप प्राइवेट बना दें। उन्हें एक्सेस करने के लिए या उन्हें अपडेट करने के लिए आप क्लास के थ्रू ही कोई मेथड वगैरह के जरिए उन्हें एक्सेस कर सकते हो, उन्हें अपडेट कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं सेटर गेटर। तो आप सेटर गेटर के फंक्शन के जरिए ही, मेथड के जरिए ही उसे एक्सेस कर सकते हो, या उसे आप अपडेट कर सकते हो। इसकी क्या एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ आप डेटाबेस में जब आप लॉग इन करते हो फेसबुक के ऊपर, तो आपने उसे यूजर नेम पासवर्ड डाला। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद बैकएंड के ऊपर आपकी एक पूरी डेटाबेस है, आपका ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है बैकएंड पे जाके चेक होता है, सर्च होता है, वहां से डेटा मैच होता है, और मैच होने के बाद अगर वो सही है तो वो आपको प्रोफाइल पेज पे ले आता है, अदरवाइज आपको रोक देता है। तो ये जितना भी काम बैकएंड पे हुआ है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना, डेटाबेस से डेटा लाना, डेटाबेस पे चेक करना, और फिर वापसी उसको यानी रिटर्न करना कि वैलिड यूजर है या नॉट वैलिड यूजर है। अच्छा, तो ये आपके जो भी यूजर नेम और पासवर्ड जो थे, ये आपके प्राइवेट थे। तो प्राइवेट को एक्सेस करने के लिए आपने एक प्रोटोकॉल बनाए हुए, मेथड्स बनाए हुए, उन्हीं के थ्रू आप जा सकते हो। फेसबुक ने जो लॉगिन सिस्टम बनाया हुआ है, आप उसी के थ्रू लॉगिन हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हैकिंग करने की कोशिश करें, आप जाके कोई भी उसकी वैल्यू वगैरह चेंज कर दें या उसको पास कर दें। तो प्रोटेक्टेड एनकैप्सुलेशन का मकसद ये है। तो प्राइवेट जो भी चीज होगी, ठीक है, डबल अंडरस्कोर किसी भी एट्रीब्यूट से पहले या किसी भी मेथड से पहले अगर आप डबल अंडरस्कोर लगा दें, तो वो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स या मेथड बन जाता है। और जो भी चीज प्राइवेट बन गई, उसको एक्सेस करने के लिए सेटर और गेटर, अच्छा फंक्शन के नाम कह रहे हैं, फंक्शन के नाम कुछ और भी आप रख सकते हैं, लेकिन उनको कॉल हम करते हैं सेटर गेटर। और इसी तरह हमारे पास प्रोटेक्टेड क्लास होती है। सर आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं। असल में दूसरी लैंग्वेजेस में कासिम भाई, ये प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक जो है ना, बड़ा रिफाइन है। कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा पाइथन में इतना काम नहीं किया इस पे। तो जरा सा सिंटेक्स बताइए जरा, तो फिर डिस्कशन करते हैं। ओके सर। हम्म। अच्छा, एक ही एग्जाम्पल पे ना हम सारी करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास PINIC। अच्छा, इसकी टाइप मैंने पाइथन से है, ओके। क्या मसला है भाई, क्लास
ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। सर इमरान का नंबर कंस्ट्रक्टर, पब्लिक कर देगा। हाँ कर भी सकते हैं, कोई नहीं। अच्छा, तो हमने क्या कहा, सेल्फ डॉट PIIC हेल्पलाइन। ठीक है, अब वो नंबर आप कुछ भी डाल दिएगा, 0800, अब पता नहीं UBL को मिलेगा किसको मिलेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ भाई, ये रियल नंबर नहीं है, पता चले लोग मिलाना शुरू कर दें, तो ये हमने ऐसे डमी डाला है। अच्छा, फिर क्या हुआ, हमने इसको जो बनाया है ये पब्लिक। अच्छा, यहाँ कहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये सेल्फ के बाद ना, कमेंट्स करके मैं लिख रहा हूँ, सेल्फ के बाद डॉट के बाद जो आप नेम लिखते हो, ठीक है, तो ये नेम जो आपने लिखा है, अगर डायरेक्टली नेम होता है तो इसका मतलब है इसका जो एक्सेस है ना वो है पब्लिक। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये पब्लिक है। फिर इसी तरह आप अगर नाम के साथ प्रोटेक्टेड लगा दें, ठीक है, तो प्रोटेक्टेड आपने कैसे लगाया, नजर तो नहीं आ रहा प्रोटेक्टेड लिखा हुआ। अच्छा सब प्रोटेक्टेड की यानी पहचान ये है कि डॉट के बाद वेरिएबल के नाम से पहले अंडरस्कोर लगा दें। हम्म, तो यहाँ पे नेम से पहले 1 अंडरस्कोर अगर आप लगाते हैं तो वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। हम्म। अच्छा, इसी तरह 2 दफा अंडरस्कोर लगाए, और यहाँ पे कोई भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या रखें, असफान प्राइवेट। प्राइवेट। फिर PII से मैं कुछ जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्राइवेटली हो वो रख दे। टेस्ट कब अनाउंस होगा? ओके, ठीक है, वो डेट टाइप हो या कुछ भी हो, हमने कहा कि भाई अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पे ABC XYZ, या चलें कोई डेट डाल देते हैं, आज लाइक 2 नवंबर। 31 फरवरी डाल दे ताकि किसी आए नहीं। हम ऐसा भी नहीं, इतनी दूर क्यों करें, पाइथन का भी तो टेस्ट होना है ना, भूल गए। सर उसी की तो बात कर रहे थे। डबल अंडरस्कोर लगा दे। अच्छा, डबल अंडरस्कोर को ना अक्सर लोग डंडर भी प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशंस में भी बाकायदा लिखा हुआ है डंडर, क्या, मैं नहीं समझा। डबल टेंडर, अंडरस्कोर डंडर। DA DANR। जी सर, डी, डंडर, DUNDER, डंडर कोई आपका गांव है। का आदमी होगा सिंधी। नहीं नहीं, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, यूट्यूबर यानी है बकी रॉबर्ट्स, तो फ्लास्क की उसमें उसने बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई थी, तो बकी रॉबर्ट्स जो है वो उसको कहते हैं इंटेंडर। और फिर मैंने डॉक्यूमेंटेशन में भी कहीं पढ़ा था कि इसको डंडर। अच्छा भाई, इसको स्पेल करके लिख दें, ब्रैकेट में लिख दें, कुछ लिख दें। अच्छा, मुझे भी कंफर्म नहीं है स्पेलिंग ये, बाकी हम देख लेंगे, डबल अंडरस्कोर इज इक्वल टू डंडर, तो डंडर देख लेंगे, डंडर। चलो सही है। ओके, अच्छा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये पब्लिक है, ये आपके पास प्रोटेक्टेड है, और ये आपके पास नेक्स्ट वाला जो है वो प्राइवेट है। सिर्फ अंडरस्कोर डॉट के बाद 1 लगा दें तो प्रोटेक्टेड, 2 लगा दें तो प्राइवेट। अच्छा, अब मैं कोई भी इसका ऑब्जेक्ट यानी सिंपल ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लाइक आपने कहा इस्फहान, इसी क्लास का इंस्टेंस है।
कोई पैरामीटर लेता ही नहीं है। अच्छा, अब दोस्तों जब ये ऑब्जेक्ट बना है तो अब क्या क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले इस्फहान की पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या है, लाइक हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, तो मैं कहता हूं इस्फहान जो बना है, प्रिंट इस्फहान डॉट हेल्पलाइन। ठीक है, तो हेल्पलाइन का एट्रीब्यूट जब मैं कॉल करूंगा तो यहाँ पे एक्सेस हो गया, क्योंकि ये पब्लिक है दोस्तों। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कोई भी बंदा इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हुए इसे चेंज कर सकता है। तो हम कहते हैं इस्फहान डॉट PIIC हेल्पलाइन इज इक्वल टू 0300। ठीक है, और वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर उसने अपडेट कर दिया। अब कोई भी बंदा अगर ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन सॉरी पब्लिक इंफॉर्मेशन होती तो PIC की वेबसाइट पे जाके कोई भी बंदा अपना नंबर डाल दे, तो पता चले हर बंदा उसी को कॉल कर रहा होगा, पूछेगा कि यार कोर्स कब स्टार्ट होगा और कोर्स आउटलाइन क्या होगी। ठीक है, तो वो बेचारा किसी कॉल उठाएगा नहीं उठाएगा, क्या होगा उसका। तो यहाँ पे ये पब्लिक इंफॉर्मेशन। सेकंड चीज जो है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब ही दोस्तों कि वो सिक्योर है। तो सिक्योर का मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा कहता है इस्फहान मुझे ये बताओ कि टेस्ट कब स्टार्ट होगा, टेस्ट डेट थी, नाम क्या था, टेस्ट डेट। अच्छा, टेस्ट अब यहाँ अनाउंसमेंट। पे टेस्ट अनाउंसमेंट। अब मैं जैसे ही इसको कॉल करता हूं तो भाई ये एक्सेस नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि हम पाकिस्तानी ठहरे, एट्रीब्यूट का मतलब होता है डायरेक्ट नाम। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इखलास आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या आपके नाम से कोई और आ गया? सर ये एक बंदा है यहीं क्लासमेट के नाम से आईडी बना बना के आ रहा है। अच्छा, फिर पूछ लेना बेचारे वही ना हो। अच्छा देखो, डायरेक्टली हमने नाम लिखा टेस्ट अनाउंसमेंट, तो ये तो एट्रीब्यूट है ही नहीं। अब क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम कहते हैं यार डबल अंडरस्कोर के साथ आपने नाम लिखा है और आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहे हो, विदाउट डबल अंडरस्कोर को कॉल कर रहे हो, तो कैसे कॉल होगा। तो हम पाकिस्तानी जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं, हमने कहा यार 2 दफा अंडरस्कोर लगा दो, तो ये तो फिर भी एक्सेस नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये प्राइवेट हो गया। अच्छा, अब प्राइवेट को एक्सेस करने का मुख्तलिफ तरीके भी हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि पाइथन कहता है ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। इट्स मीन आप मुख्तलिफ यानी चीज़ों से इसको यानी वैलिडेट करते हुए चीज़ें निकाल सकते हैं। अच्छा, आर्टिकल आप लोग के साथ शेयर है, उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब वो एक्सेस हम कर सकते, पहले मैं एक्सेस करता हूँ फिर बताते हैं कि क्यों हो रहा है। हमारे क्लास का नाम क्या था, हमारे क्लास का नाम दोस्तों है PIAC। इसमें भी डॉट आता है। क्लास का नाम आगे पीछे, 1 मिनट हम चेक करते हैं। PIAC सिंगल ऑब्जेक्ट का नाम है हमारे पास इस्फहान। इस्फहान। एक मिनट में चेक करता हूँ। ये कर रहा ना, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगा के, ये रहा ऑब्जेक्ट, क्लास का नाम और फिर एट्रीब्यूट का नाम। ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस्फहान, डॉट लगा के, अच्छा हम देख लें सिंगल अंडरस्कोर के साथ PIAIC। अच्छा, ये आ गया ना पूरा पूरा ऐसे, ये आ गया, एक्सेस हो गया।
ठीक है, तो ये आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये नहीं है, तो ये तो बड़ा मसला है। तो ये हमारे पास दोस्तों यानी पाइथन के अंदर चीजें हैं, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। तो फिर क्या करें सर, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये असल में पाइथन की कमजोरी है, मगर गुड इनफ है, क्योंकि ज्यादा ये भी चलेगा, क्योंकि है तो सही। थोड़ी सी कमजोरी है, वो चलेगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास, अब हम इससे इनकैप्सुलेशन जो है वो अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि आप कोई भी क्लास या किसी भी मेथड को प्राइवेट कर सकते हैं और फिर उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई एक्सेस नहीं कर सकता। जब एक्सेस नहीं कर सकता तो उसे कोई अपडेट भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास बनाता हूं, यहाँ पे हम बना लेते हैं लाइक स्टूडेंट लॉग। अच्छा, अब मैंने प्राइवेट कर दिया यूजर नेम। डिफॉल्ट वैल्यू मैंने असाइन कर दी। इस तरह बेशुमार चीजें आपकी हो सकती हैं। अब देखिए पर्पस क्या है इसका पर्पस ये है, जब आप ये काम करेंगे तो बैकएंड पे कनेक्टिविटी होगी, चीजें होंगी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं लाइक df डबल अंडरस्कोर और यहाँ पे आपने कहा db कनेक्टिविटी। अब इसके ऊपर बेशुमार कोड आपके हो सकते हैं कनेक्टिविटी के। अच्छा, ये यूजर को नजर नहीं आता, लेकिन बैकएंड के ऊपर ये सारे काम हो रहे होते हैं, लॉगिंग चेक और फला फला बेशुमार लॉजिक्स आपकी होती है। ठीक है, ये सिंपल ये चेक करके बता देगी कि भाई जो भी आपके यूजर्स आपने डाले हैं वो लॉगिन के थ्रू आए होंगे, उसको हम चेक करके बता सकते हैं। तो आपके यहाँ पे यूजर एंड पास, ये दो वेरिएबल आए होंगे। str str। अच्छा, ये दोनों मैंने बनाए हैं, ये यानी आपके दोनों एट्रीब्यूट्स और ये वाला जो मेथड है ये आपके प्राइवेट है। इसका मतलब है कोई भी डायरेक्टली लॉगिन सिस्टम या स्टूडेंट जो है इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता, इन एट्रीब्यूट को कॉल नहीं कर सकता। आपको हम एक प्रोटोकॉल बना के देंगे, एक फंक्शन बना के देंगे, उसके थ्रू ही ये सारे काम आप कर सकते हैं। अब वो काम क्या क्या है, मैं यहाँ पे कहता हूँ df और यहाँ पे आपको कहते हैं स्टूडेंट लॉगिन सेल्फ, उसके अंदर वो यूजर नेम डाले और पासवर्ड डाले। अच्छा, इसका नाम आप पास वन कुछ भी रखते हैं, अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, ताकि पास वन कर दिया फॉर पासवर्ड, ताकि डिफरेंशिएट कर सकें कि ऊपर वाले वेरिएबल अलग है, नीचे वाले अलग। अब होगा क्या, जैसे ही आप कनेक्टिविटी करेंगे दोस्तों, तो कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि ये चीजें जाएंगी सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर कनेक्टिविटी, और इसके अंदर ये यूजर नेम और पास वन का जो वेरिएबल है वो चले आए। अच्छा, वो जाने के बाद मैं यहाँ पे चेक करवा सकता हूँ कि भाई मैं ये जो पासवर्ड और ये चीजें हैं इसको मैच करो। वो डेटाबेस की कनेक्टिविटी बेशुमार चीजें हो सकती थी, मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ इफ अगर यूजर नेम बराबर हो एडमिन के एंड पासवर्ड कंट्रोल जी पासवर्ड स्पेलिंग में क्या है, अच्छा पास की स्पेलिंग हमने गलत लिखी थी, पास। ठीक है, जो लिखे मैंने वही लिख दी, ओके।
पासवर्ड बराबर हो एडमिन के, तो आपका हो वैलिड यूजर, अदरवाइज इनवैलिड यूजर। ओके, तो ये कनेक्टिविटी के अंदर ये चीजें आपने पास की। पास होने के बाद इसका जो भी रिजल्ट आएगा, अब मैं इसको रिटर्न करवा सकता था, तो रिटर्न आपका होना चाहिए था यहाँ पे रिटर्न। और ये आपको पता है रिटर्न फंक्शन के क्या फायदे हैं कि आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब क्या होगा कि आपका यूजर नेम पासवर्ड इसके अंदर सेफ हुआ है, जो भी है। आप फर्स्ट टाइम जब लॉगिन होंगे तो यूजर नेम एडमिन एडमिन डालना है, और उसके बाद अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं उसका पासवर्ड, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको यहीं से चेक करवा सकता हूँ भाई, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूजर, और इसको आपने सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पासवर्ड। अच्छा, स्पेलिंग वो जैसे लिखी है भाई वही आएगी, ठीक है। इसका डी में से यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं डी डाल देता हूँ। अच्छा, तो अगर ये दोनों चीजें होंगी, क्योंकि आपने यहाँ पे पासवर्ड सेट किया हुआ है, तो उसको वो एक्सेस करेगा और आपको वैलिड यूजर या नॉट वैलिड यूजर बता देगा। और अगर आप अपना पासवर्ड अपडेट करना चाह रहे हैं तो डीएफ अपडेट पासवर्ड, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली पासवर्ड हम दे देते हैं न्यू। अच्छा, इससे पासवर्ड अपडेट करना चाह रहे हैं तो हमने कहा यहाँ पे पासवर्ड str, सिर्फ पासवर्ड अपडेट होगा दोस्तों। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्फ डॉट और यहाँ पे है पासवर्ड इज इक्वल टू दिस पासवर्ड। तो अब दोस्तों क्या हुआ, सबसे पहले ये आपके पास प्राइवेट वेरिएबल है। हमारे पास जो भी नया यूजर आता है उसको हम बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड, अक्सर होता है ना जब किसी भी वेबसाइट पे आप पासवर्ड बनाते हो तो डिफॉल्ट पासवर्ड आ रहा होता है, आप उससे लॉगिन करते हो। फर्स्ट लॉगिन के बाद वो आपसे पासवर्ड चेंज करवाता है। तो अब क्या होगा कि जब आप कनेक्टिविटी करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल गया, आपको लॉगिन होना है, तो लॉगिन होने के लिए ये डेटाबेस की कनेक्टिविटी है, लॉगिन का फंक्शन हमें बाय द वे बनाना चाहिए था और उसको यहाँ पे हम कॉल करेंगे। तो ये सारी लॉजिक जो है, तो लॉगिन आप कनेक्टिविटी के जरिए हो रहे हैं, तो लॉगिन के फंक्शन के अंदर यूजर नेम जाएगा, उसमें ये कनेक्टिविटी होगी और उसमें ये चेक होगा। तो मुझे लॉगिन का फंक्शन बनाना चाहिए था। चलें खैर, अब मैं देखता हूँ सर स्टूडेंट लॉगिन के नाम कासिम के से नाम बनाया तो पर है। क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट लॉगिन ये बना हुआ है ना, इससे हम हाँ। डेटाबेस कनेक्टिविटी कॉल हो रही है, ठीक है, उसी के जरिए जा रही है, तो डायरेक्ट नहीं जा सकता बंदा। अच्छा, अब कासिम जो है वो स्टूडेंट लॉगिन क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट बना है, एक और इंफॉर्मेशन ना कि भाई डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, डीएफ डिस्प्ले इन्फॉर, ठीक है, कुछ भी आपसे नहीं लेगा, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन प्रिंट करवा देगा। हेलो डियर, और उसके बाद यूजर का नाम सेल्फ डॉट यूजर नेम, और उसके बाद पासवर्ड दिखाना चाहिए तो आप दिखा दें, वैसे तो पासवर्ड नहीं दिखाते, हम सिर्फ यही दे रहे हैं कि यार ये इन्फॉर्मेशन, चलें यूजर नेम देख लें एंड पासवर्ड दिखा देते हैं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन। लेकिन ये इस फंक्शन के थ्रू है, जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड करते हो, न्यू पासवर्ड रखते हो, तो उसी वक्त वो आपको शो होता है, अदरवाइज नहीं दिखाता। तो यहाँ पे जो भी सेल्फ डॉट पासवर्ड जो है आपको नजर आएगा अगर ये फंक्शन कॉल करोगे। अच्छा, अब चला चेक करते हैं भाई, आपने ये बना दिया। अब कोई भी बंदा कासिम के अंदर जाता है और उसको कहता है मुझे उसका पासवर्ड दिखाओ, ठीक है, तो ये कहेगा इनवैलिड क्योंकि प्राइवेट है। अच्छा, मैं जब उसको एक्सेस नहीं कर सकता तो चेंज भी नहीं कर सकता,
ठीक है, क्या किया, चेंज कर दिया इसने, नहीं किया होगा। कासिम डॉट, वो एक्सेस ही नहीं होगा। ठीक है, मैं अगर इसको देखना चाहूँ, कासिम डॉट डिस्प्ले का फंक्शन बनाया, तो डिस्प्ले में चेक कर लेते हैं, कासिम की इंफॉर्मेशन अभी तक चेंज नहीं हुई, यानी इसकी प्रोफाइल, ये इसका यानी बैकएंड का डेटा है जो इस फंक्शन के तहत तो आप देख सकते हो, इससे हट के नहीं देख सकते। तो आपने चेंज करने की कोशिश की, भाई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया कि ना एक्सेस हो रहा है, जब एक्सेस नहीं होगा, ठीक है ऐसे ही ना भाई, एक मिनट, ये ऑब्जेक्ट बना, जिसने एक नया एट्रीब्यूट बना दिया, क्या किया, वैसा होना तो नहीं चाहिए। एक्सेस नहीं होगा, जब एक्सेस नहीं होगा तो रियल डेटा आपका अपडेट भी नहीं होगा। ठीक है, अब सीन क्या है दोस्तों, कोई स्टूडेंट यानी कासिम कहता है मुझे लॉगिन सिस्टम स्टार्ट यानी यूज करना है, स्टूडेंट लॉगिन के अंदर ये गलत पासवर्ड डालता है। मैंने अपना यूजर नेम लिखा कासिम, और पासवर्ड के अंदर भी मैं डालता हूँ कासिम 123, तो ये तो है ही नहीं। ये आपको कहेगा क्या मसला है भाई, जब आपने यूजर नेम यहाँ से डाला कासिम कासिम, इसके अंदर ये डीबी कनेक्टिविटी में गया। ठीक है, जब डीबी कनेक्टिविटी में गया तो आपने देखा ये यूजर नेम आया, यूजर नेम बराबर हो सेल्फ सेल्फ, तो वैलिड अदरवाइज इनवैलिड। सर ये सक्सेसफुली कनेक्टेड कहाँ लिखा हुआ है, ये देखें, प्रिंट हुआ है अच्छा, ये शायद ये। सक्सेस, ये तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी है। ठीक हाँ। है, तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी प्लस ये जो रिटर्न होके आया है कि भाई वैलिड यूजर या इनवैलिड यूजर, ये का है, तो ये तो तो वेरिएबल में हमने, सेव करना पड़ेगा ना आपको। तो हमने यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल में डाला ही नहीं है। ठीक है, मैसेज str, और उसके अंदर हमने ये असाइन कर दिया, और यहाँ पे सिंपल प्रिंट जो भी मैसेज है वो हम डिस्प्ले करवा देते हैं। डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, अब मैं इसको चलाता हूँ डेटाबेस से कनेक्टिविटी, और कह रहा है इनवैलिड यूजर, और अगर मैं इंफॉर्मेशन सही यहाँ पे डालता हूं, एडमिन एडमिन, तो कहेगा वैलिड यूजर। अच्छा, डायरेक्टली मैं किसी भी यूजर नेम पासवर्ड किसी चीज को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपडेट का एक फंक्शन बनाया पासवर्ड को अपडेट करने के लिए। तो स्टूडेंट, उसका नाम क्या रखा हमने, उसका नाम हमने रखा है अपडेट पासवर्ड। तो कासिम कहता है यार मैं अपना पासवर्ड चेंज करना चाह रहा हूँ, कासिम डॉट अपडेट पासवर्ड, उसने कहा कासिम 123 कर दो। अच्छा, अब इस तहत जब मैंने चलाया, अब मैं कासिम की इंफॉर्मेशन देखता हूं, तो कासिम की इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई। तो इस तरह की जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती, जिसे आप चाहते हैं कि कोई भी यूजर उसको इस्तेमाल ना कर पाए, उसको इस्तेमाल करने के लिए आपके प्रोटोकॉल से ही गुजरे, आपके मेथड आपके सिस्टम से गुजरे, तो उसके लिए हम इनकैप्सुलेशन परफॉर्म करवाते हैं, यानी कुछ मेथड्स या एट्रीब्यूट को हम प्राइवेट कर देते हैं। उन प्राइवेट मेथड्स या एट्रीब्यूट को कोई भी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता। आप उसको पर्टिकुलर अपने सिस्टम या उसी में आपके पब्लिक मेथड्स वगैरह बनाएंगे, उनके थ्रू ही वो एक्सेसिबल होते हैं। प्राइवेट की डेफिनेशन ये है कि ऐसे मेथड या एट्रीब्यूट जो विद इन अ क्लास, ठीक है, या एब्स्ट्रैक्ट आपकी जो क्या नाम है चाइल्ड क्लास होती है, उनमें एक्सेसिबल होंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्टली ना तो आपके पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेसिबल होंगे, ना ही चाइल्ड क्लास के साथ एक्सेसिबल होंगे। तो ऐसे यानी आपके एट्रीब्यूट्स या मेथड्स को हम प्राइवेट मेथड्स या एट्रीब्यूट कहते हैं। सर आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये माशाल्लाह तुमने बड़े अच्छा कवर करा दिया। अब अगला क्या टॉपिक है? अच्छा, अब सर लास्ट टॉपिक है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, अच्छा, उस एब्स्ट्रैक्शन। लास्ट से, एक लास्ट से पहले एक और चीज करा दें आप, ये जी जो सर। अंडरस्कोर अंडरस्कोर STR अंडरस्कोर, ये क्या मामला है? अल्लाह, अच्छा मैंने सर इसको कल परसों देखा था, अभी मेरे भी जहन में इत्तेफाक से नहीं आ रहा। अच्छा, ये तो बेसिक, वैसे तो आपकी ना रो टैक्स आपकी ना वो होती है रिप्रेजेंटेशन, जो मुझे याद आ रहा है। तो नहीं, हम एक क्लास बनाते हैं ना, जो अभी हमने बनाई हुई है, उसमें टेस्ट करके देखते हैं ना। ओके, परफेक्ट।
इसी को एक्सटेंड करें स्टूडेंट क्लास, नहीं कोई सिंपल सी ले लें, ये ज्यादा सिंपल क्लास है। कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो मार्क डाउन कर लेते हैं, और मार्क डाउन के अंदर हम यहाँ पे सीख रहे हैं माइनस माइनस एसटीआर हाँ हाँ, और माइनस माइनस रिप्रेजेंटेशन आरपीआर। रिप्रेजेंटेशन को छोड़ दें अभी, वो जरा सा एडवांस टॉपिक है, कोई इतनी जरूरत नहीं है, एसटीआर ही काफी है। ठीक है सर, ओके। अच्छा कोई क्लास बनाए। क्लास हमने नाम रखा लाइक टीचर, कंस्ट्रक्टर बनाया इसका, अच्छा इसके अंदर कुछ भी हमने कर दिया सर, डॉट नेम, ओके वो बाद में हम ले लेंगे। अब हम यहाँ आते हैं डीएफ, इसको ज़िया कर दें या कासिम कर दें, अब ये एसटीआर छोड़ दें ताकि ना, अच्छा अब ये एसटीआर छोड़ दें, अब एक इसका टीचर के नया ऑब्जेक्ट बनाए। अच्छा हम ये करते हैं, ये थोड़ा सा हमारे से गलती हो गई है, ये कंस्ट्रक्टर में ना एक नाम पास कर दें ताकि वो सेट कर दें, वरना लड़के कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छा अब जी आप इसको प्रिंट करें। अच्छा आप ये देख रहे हैं, ये नाम क्या आ रहा है, ये तो आ रहा है कि टीचर ऑब्जेक्ट एट फलान एड्रेस। असूलन तो ये आना चाहिए था कि द टीचर नेम इज सरजिया। तो अब क्या करें, ऑब्जेक्ट के अंदर इसको ओवरराइड कर दें क्लास के अंदर बाय अंडरस्कोर जी सर, अंडरस्कोर एसटीआर। ये हमने क्या किया है अभी, अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर। अच्छा ये करें अब रिटर्न, प्रिंट नहीं रिटर्न, और प्रिंट कर दें, हाँ द टीचर नेम इज, और वो कर्ली ब्रैकेट में नेम डाल दें। अब देख रहे हैं आप, तो पहले हमें क्या करना चाहिए, पाइथन था, अब ये वो हो गया। अब हमें यह है कि अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जब भी क्लास बनाए ना, तो उसका अंडरस्कोर अंडरस्कोर एस, क्या नाम बताया था आपने, वो नाम भूल गया, डंडर अंडरस्कोर अंडर, हाँ डुंडर डुंडर। डंडर अच्छा डुंडर, डुंडर एसटीआर डुंडर, तो जरूर बना लिया करें ताकि जब भी वो प्रिंट में हो, जावा और सी शार्प में टू स्ट्रिंग का मेथड होता था, यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर का मेथड है, तो ताकि जब भी उसको प्रिंट करें तो फौरन आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाए ये कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है। अच्छा जी अब आगे चलते हैं, आखिरी जो आपने टॉपिक लेना था एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ओके जी। अच्छा आपने ये बात नोट की, जब प्रिंट करते हैं ना तो वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर को खुद कॉल कर लेता है। अच्छा एसटीआर तो सर मुझे याद था, वो रिप्रेजेंट वाला याद नहीं था। वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, काम हो गया। परफेक्ट है सर। हम्म, अच्छा अब जरा हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, और फिर इसकी यूटिलाइजेशन हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन के साथ। देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास जिसका डायरेक्टली रियल वर्ल्ड में भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, लाइक हम एक हायरार्की की बात करते हैं ना, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, उसके अंदर एनिमल और प्लांट। अच्छा फिर उसके अंदर एनिमल के अंदर आप लाइक मैमल क्लास से बिलोंग करते हैं, मैमल क्लास के बाद आप मेल क्लास या फिर फीमेल क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये आपकी एक हायरार्की बनती हुई आ रही है, ठीक है।
अच्छा, हायरार्की बनाने के लिए भी आपको एक सॉफ्टवेयर मैंने बताया था, क्या नाम था उसका? ये प्रोफेशनली हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लूसी चार्ट, याद आया? एक मिनट, मैंने डायग्राम भी बनाई थी, एक मिनट। लूसी चार्ट, लूसी चार्ट दिखाया है मैंने यार। तो हमारे जितने भी वर्क फ्लो अगर हम लोग बना रहे होते हैं अक्सर, वो इसके ऊपर हम बनाते हैं। बाकी तो आप लोग फिग्मा और इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। अच्छा, इतने खुला, हम डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, ऐसी क्लास जो कि रियल वर्ल्ड में, यानी हम क्लासिफिकेशन के लिए तो रखते हैं लेकिन उसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब मैंने जैसे ही बात की कि भाई एनिमल क्लास, एनिमल के अंदर हम मैमल्स क्लास, मैमल क्लास के अंदर मेल या फीमेल क्लास से हम बिलोंग करते हैं। तो अब होगा क्या कि अगर मैं कहूँ कि कासिम डायरेक्टली एनिमल क्लास का इंस्टेंस है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट नहीं है, वो एक हायरार्की से गुजर के यानी फाइनल मेल क्लास तक जब पहुंचेंगे तो वो उसका ऑब्जेक्ट है। इट्स मीन एनिमल क्लास दुनिया में क्लासिफिकेशन करने के लिए बनाई तो गई है। असल में हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं कि जो भी आपके जर्नल मेथड्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें उठा के एक क्लास में लिख दिए जाते हैं। तो जब भी मैं उस क्लास का नाम लूंगा तो फौरन आपको पता चल जाएगा कि यार इस क्लास के मेथड और एट्रीब्यूट सिमिलर होते हैं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह रियल वर्ल्ड में एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती हैं, ऐसी क्लासें जो कि जनरल पर्पस मेथड और एट्रीब्यूट्स तो अपने पास रखती हैं लेकिन रियल वर्ल्ड में उनका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, ऐसी क्लासें कहलाती हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है। इसी तरह आप जब प्रोग्रामिंग की दुनिया में इस तरह की चीजों पे काम करते हैं कि यार एनिमल का एक ऑब्जेक्ट होगा, अब जो भी एनिमल होगा, लाइक वो सांस ले सकता है, वो चल सकता है या रेंग सकता है, जो भी यानी उसकी यानी एनिमल की प्रॉपर्टीज होती हैं जर्नल। इसी तरह उसके जर्नल कुछ मेथड्स होते हैं कि भाई उसके अंदर मूवमेंट यानी कुछ ना कुछ होती है, वो कुछ हरकत कर सकता है। तो ये जर्नल जो आपके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं एनिमल क्लास के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, वो जो जनरल मैटर एट्रीब्यूट्स हैं वो डायरेक्टली यानी कासिम के अंदर भी वो मैटर एट्रीब्यूट्स पाए जाएंगे। तो जनरल मैटर्स एट्रीब्यूट जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लिख देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की खासियत ये है कि अगर आप उसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने की इजाजत नहीं देगा। ठीक है। अभी लूसिड चार्ट खोल लिया ना, जब खुलेगा इसको हम देख लेंगे, बल्कि हमने कल क्लास में देखा भी था, लास्ट क्लास के अंदर। तो क्या पता था ये खुला हुआ ना, इसी के आगे हमने काम किया था। ओके। तो यहाँ पे आपको जो भी डायग्राम्स वगैरह बनानी हो ना समझाने के लिए, ERD डायग्राम्स वगैरह, वो सारी आप लूसिड चार्ट के ऊपर बना सकते हैं। वैसे परचेस टूर है, फ्री में 1-2 डायग्राम आप बना सकते हैं, बाकी उसको डिलीट करके बार बार अपडेट कर लें, PDF डाउनलोड कर लें, जो भी करना चाहें। ओके। तो हमने यहाँ पे बात की कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास जिसका डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ऐसी क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है भाई? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ क्लास एनिमल। अच्छा, अब क्योंकि ये चीज आप डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते तो आपको एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन हमारे पास मौजूद है। हमने कहा फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC। तो ये ABC एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस, ABC का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस। तो किसी भी क्लास को अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो आप क्या करेंगे, उसकी जो पेरेंट है उसको ABC बना दो। अच्छा, पाइथन 3.6 के अंदर ऐसा है, 3.2 के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे होती थी कि डायरेक्टली क्लास का नाम लिखें और उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर दें।
तो इस तरह अगर आप क्लासेस बनाते थे 2.7 के अंदर तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती थी, क्योंकि उसमें राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज ही नहीं होते थे, तो इसलिए उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जाएंगे, यानी उसका कोई इंस्टेंस नहीं बनेगा, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता 2.7। लेकिन 3.6 के अंदर आप ये चीज जो अचीव कर सकते हैं एबीसी, यानी इस पैकेज के अंदर एब्स्ट्रैक्ट बेस जो भी क्लासेस आपके पास मौजूद हैं वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो अगर मैं एनिमल क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कर दूं, इट्स मीन अब इसके अंदर जितनी चीजें मैं डिफाइन कर दूं, अब वो आपके कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो करके देखते हैं पहले, आप ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाओ, देखो फिर क्या होता है, बना के देखते हैं। सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल, चल ओके, हम सर यहाँ पे मैंने तो करते सुना था हैं। कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना लाजमी है, वरना वो नहीं होती। सर हाँ वो एब्स्ट्रैक्ट मैटर डेकोरेटर लगता है ना? हाँ डेकोरेटर लगता है बिल्कुल, और उसका नाम भी एब्स्ट्रैक्ट मैथड है, वो भी कॉल करना पड़ता है। अभी चेक करते हैं, पहले ऐसे डायरेक्ट बना के देखते हैं बनता है नहीं बनता, ठीक है, फिर हम देखते हैं। अच्छा अब मैंने क्या कहा, इस्फहान एनिमल, अच्छा ये चल रहा, इसका मतलब है हमें इसके ऊपर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आता हूँ डेकोरेटर एब्स्ट्रैक्ट, अब इसका कंस्ट्रक्टर देखें, खुद ब खुद उसने रेड कर दिया, अब बता रहा है कैन नॉट इनिशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल, तो इट्स मीन अब ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब इसके अंदर आप जितने भी मेथड्स एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे, सेल्फ डॉट जो भी एनिमल होगा, ठीक है, उसके यानी हम एट्रीब्यूट ले सकते हैं, ठीक है। हम्म। बोल, इसकी सूरत क्यों दे रहा है? ये मेरे ख्याल से बी बड़ा डलिया है। हम्म। अच्छा अब ये हो गया, अब इस तरह आप बहुत सारी चीजें इसमें बना सकते हैं कि लिविंग थिंग थ्रू मैटर एट्रीब्यूट सारी चीजें हो सकती हैं। अब ये जो अच्छा भाई, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सर मैं कह रहा था, जब मैंने शुरू की थी जी ना तो मैं पागल हो गया था। जब मैंने जावा पढ़नी शुरू की ना, मैंने कहा जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते तो फिर इसकी जरूरत क्या है। बिल्कुल, मैं यही सोच सोच के परेशान होता रहता था। असल में इसकी जरूरत ये है कि जैसे एनिमल है ना, ऐसा तो कोई एनिमल नहीं होता जो सिर्फ एनिमल हो। तो जो एमएल एनिमल के अंदर कॉमन प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं, वो सब आप एनिमल में डाल दें और इसका एक बच्चा बनाइए, कैट। जी एक्चुअल जो जिस चीज का ऑब्जेक्ट बनेगा, जो बिल्ली होगी वो कैट होगी। जो एक्सटेंड किसको कर रही होगी, एनिमल को। अब इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं वो आपको सारे इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। कैट में भी कंस्ट्रक्टर बना दें। क्योंकि आपको ओवरराइड करना पड़ेगा ना इनिट, वरना वो चलेगा नहीं। बिल्कुल सही सही। अच्छा अब मैं अगर कहता हूँ प्रेम या इस्फहान, नाम चेंज कर देते हैं, चल इस्फहान ही रहने देते मुझे कैट बना दें, कोई मसला नहीं है। हैं। आपको पता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली बहुत पसंद थी। बिल्कुल सर,
एक दफा आपने वो किस्सा तो सुना ही होगा कि उनकी बिल्ली जानामाज पे बैठी थी, सो रही थी, तो उन्होंने उसको जगाया नहीं, बल्कि जानामाज काट दी उसकी चारों तरफ से कि वो सोती रहे। अब पता नहीं ये वाकया हदीस सही है या नहीं है, मगर वो मोहब्बत तो करते थे बिल्लियों से बहुत। बेशक सर। अच्छा, तो अब आप देख लें कि यार डायरेक्टली एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट हमने ऊपर बनाने की कोशिश की, तो अगर वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसका डायरेक्टली एट्रीब्यूट यानी आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट यानी वो आपकी जनरल चीज है, जनरल मैथड्स, वो सारे के सारे आप इसमें लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसके चाइल्ड बना के उसके अंदर इनहेरिट खुद ब खुद हो जाएंगे, और फिर वहां पे आप उन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फायदा आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। अब इसकी बहुत मिसाल सारी के तौर चीजें पे हैं। समझाने के लिए, ताकि जब ये टॉपिक की आई और हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, एनिमल के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखें और ईट। जी सर। हर एनिमल ईट करेगा, मगर कैट अपनी चूहे ईट करेगी। तो पहले तो एनिमल में ना एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखें ईट, ताकि ये कंपलसरी कर देगा कि आपको ईट का मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके और ऊपर सर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगा दें, जी सर। डेकोरेटर। इम्प्लीमेंटेशन ना देना, देखते हैं वो कैसे होता है, जो जावा में हम करते थे या सी शार्प में करते थे और दूसरी लैंग्वेजेस में करते हैं, कि कोई ईट के अंदर कुछ ना लिखें। पास लिख दें खाली। अच्छा, एक बार टेस्ट करके देखते हैं, कोलन ही नहीं डालते, फिर तो एरर आएगा सर। फिर फिर एरर पास आएगा। का वो मैं, अच्छा, फिर ये एरर आएगा। तीन डॉट क्या डाले? 3 डॉट सर यहाँ पे यानी पाइथन के अंदर 3.12 में ही मैंने देखा है। हाँ, और इसका मतलब ये है कि आप कोई सिग्नेचर और इस तरह की चीज डिफाइन करना चाह रहे हैं जिसकी बॉडी नहीं है, तो वहां पे आप 3 डॉट डालते हैं। फिर रिपीट करें। अगर आप कोई मेथड का सिग्नेचर बनाना चाह रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाह रहे, तो 3 डॉट्स अच्छा, उसकी अच्छा, बस ठीक है। अच्छा, आप करके देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हो गया। यहाँ पे ये भी देखें, अपडेट कैच को कर। नहीं बनाने दे रहा, क्या कह रहा है? वो कहेगा कि आपने कॉल चलाए। हम्म। ईट वो का क्या बनाने कहेगा, के लिए कैड में बोला। आपने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है ईट का मेथड। असूलन ये कहना चाहिए। हम्म। देखिए, अच्छा, मैं एरर रहने देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट सेल में हम इसको अपडेट करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि अब यहाँ पे हम इसको राइट यहाँ करवाते हैं। तो डी एफ ईट कोड भी दे दिया, एस भी दे दिया, सुपर क्लास से फूड भी यानी इम्प्लीमेंटेशन ले रहा है, और उसको रिटर्न भी कर रहा है। पर सुपर क्लास में तो बॉडी नहीं है। सिग्नेचर लिया ना, सिग्नेचर लिया सुपर का, और उसके बाद आप उसका प्रिंट करवाना। लेट्स सी क्या होता है, तो रिटर्न पे क्या होता है। अच्छा, रिटर्न होके कहाँ आया? सब सही चल रहा है। ईट का मेथड दोबारा दिखाइए कैड के अंदर। ये रहा। नहीं, यहाँ पे अपडेट कर देना, सुपर को हटा देते हैं। जी, चल गया सही। सब सही चल गया। तो जरा सा समझा जी। दें, फिर ये क्लास खत्म करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं,
और कल से हम नमपाई पढ़ेंगे, और एक दिन नमपाई पढ़ेंगे और फिर पांडास पढ़ना शुरू करेंगे। बिल्कुल ऐसा सर। हमारे अच्छा, मेरा अपना ख्याल है हमारे पास 3 या 4 क्लासें रह गई हैं। इंशाल्लाह आप डेटा साइंटिस्ट बन के जाएंगे इस क्लास से। ऐसा ही है। अच्छा सर, रेगुलर एक्सप्रेशन भी थोड़ी सी जरूरी है, क्योंकि एनएलपी के अंदर ना बहुत सारे पैटर्न और बहुत सारी चीजें ना, क्योंकि हमारे पास आधा घंटा बच रहा है, तो थोड़ी सी ना हम्म, हम रेजेक्स को भी यानी एक दफा गो थ्रू कर लें, ताकि जिंदगी में इनके काम बहुत आसान हो जाए, जो ये जी। स्क्रैपिंग करते हैं, डेटा उठाते हैं। हम्म। तो इसको थोड़ा सा हम जल्दी से यानी लाइक कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास होती है जिसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। हमने एनिमल क्लास बनाई, अगर आप एनिमल क्लास का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, वो आपको वहीं रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि ये काम नहीं होता, तो फिर बनाते क्यों है? तो ऐसी क्लासें या ऐसे मैटर एट्रीब्यूट जो कि जनरल होते हैं, उनको उठा के आप पेरेंट क्लास के अंदर लिखते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिखते हैं। उसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है? तो आपने उसको उठा के जनरल क्लास में लिख दिया, पेरेंट क्लास में लिख दिया, या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिख दिया। फिर उसके बाद उसको आप जब चाइल्ड बनाएंगे और उसको किसी का पेरेंट बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, तो उसके सारे मेथड एट्रीब्यूट उसके चाइल्ड को पास हो जाएंगे, और चाइल्ड को पास होने के बाद वहां पे आप जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो बस इसका इतना सा काम होता है। इसकी बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन है, जैसे कि भाई आप एम्प्लॉय बनाते हैं, और एम्प्लॉय जो होते हैं आपके पर्टिकुलर डेजिग्नेशन वाले होते हैं, डेवलपर होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर होते हैं। तो जो भी एम्प्लॉय हमारे पास होंगे, उनके सिमिलर मेथड एट्रीब्यूट्स होंगे, तो वो आप अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बना लें। लेकिन डायरेक्टली कोई एम्प्लॉय नहीं होता, वो एम्प्लॉय जो होगा वो पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के ऊपर आएगा, तो वो फिर आप उसकी सब क्लास या उसकी चाइल्ड क्लास बनाएंगे। तो वो सारे के सारे जो जनरल मैटर एट्रीब्यूट्स होंगे उन सबके अंदर आ जाएंगे। डिजाइनर के पास भी वो जनरल चीजें होंगी, आपके पास डेवलपर के पास भी होंगी। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ये फायदा है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आप एबीसी यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस का नाम भी यानी ये दिखें ऊपर दिखा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस के जरिए आप इसको इंपोर्ट करवाते हैं, एबीसी क्लास को, एब्स्ट्रैक्ट मैथड को। और आपने जो भी यानी चीजें लिखी हैं, कंस्ट्रक्टर या नॉर्मल मेथड, उनको आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के बाद फिर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैट क्लास का पेरेंट बनाया। तो जब इसको पेरेंट बनाया कैट क्लास का, सारे मेथड एट्रीब्यूट इसके पास पास हो गए। इस वजह से यहाँ पे वो सारी चीजें आप कॉल कर सकते हैं। तो ये फायदा था आपका एब्स्ट्रैक्शन का। सर डक टाइपिंग वगैरह भी थोड़ी सी वो भी रहता है शायद टॉपिक। हाँ, डक टाइपिंग में असल में ये है टॉपिक, जीशान भाई, कि टाइप स्क्रिप्ट में ना डक टाइपिंग है। उसका मतलब ये है कि जो चीज, अगर आपने कोई क्लास बनाई है जिसमें एक मेथड है, लंबी से मेथड 1, और एक और क्लास है उसमें भी मेथड 1 है, तो फिर आप पहली क्लास को दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं, क्योंकि वो उसकी सारी चीजें कॉमन है दोनों चीजों की, जबकि नाम फर्क है। 2 टाइप की टाइप्स होती हैं। एक होती है नॉमिनल टाइप्स। नॉमिनल टाइप ये होती है कि किसी चीज का सिर्फ ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट रख सकते हैं जिसमें आप उस क्लास का नाम दें। मगर डक टाइपिंग, टाइपस्क्रिप्ट में भी डक टाइपिंग है और पाइथन भी डक टाइपिंग है। अच्छा, ये करके दिखा देते हैं जब हमारे पास टाइम है, तो ठीक है। देखते हैं। मैंने खुद भी पाइथन में चला के नहीं देखा, टाइपस्क्रिप्ट में तो बहुत चला के देखा, पेपर भी बनाए हैं बड़े। नहीं, आपने लिंक दिया हुआ था मुझे। हाँ, यार, चाहिए कॉपी कर लें लिंक और वहां डाल दें, चल ताकि हमारे बच्चों को जो पढ़ना होगा। और उसकी हेडिंग भी डाल दें डक टाइपिंग की। जी।
अच्छा, उसने देखा क्लास डक बनाइए, इसमें हेडिंग डाल दें डक टाइपिंग, ये जो आपने लिंक दिया ना उससे पहले। जी सर। सही है। अब आर्टिकल पढ़ लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, जरा कोड देखें। कोड देख के पहले समझते हैं। मैं हमेशा उल्टा करता हूँ, पढ़ता बाद में हूँ, पहले कोड देख के उससे खेलता हूँ, फिर मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है। सर ऐसा ही है, 90% चीजें वैसे समझ आ जाती है, फिर वो 10% रह जाती हैं, आप वहां से देख लेते हैं। अच्छा अच्छा। अब आइए वापस कोड में। वो उसने डक बनाया जो क्वैक करती है, फिर पर्सन बनाया वो भी क्वैक करता है। ये पाकिस्तानी लग रहा है, ये डक की तरह क्वैक करता है, ये पाकिस्तानी एंकल लग रहा है। अच्छा, फिर आपने इन द फॉरेस्ट एक मेथड बनाया, सॉरी एक फंक्शन बनाया, जिसमें मलारेट को क्रॉस कर दिया और मलारेट को क्वैक करा दिया। अब आप दोनों डक भी और पर्सन भी इन द फॉरेस्ट में पास कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? दोनों की सारी चीजें कॉमन है। अच्छा, अब ये करते हैं, पहले समझने के लिए आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि अगर इस पे टाइपिंग डाल दें, कासिम भाई आप सारी इनके कोड में जो एग्जांपल है उसको इंप्रूव कर देते हैं। आप ये करें, हम्म, अच्छा अब सवाल ये है कि इन द फॉरेस्ट में आप सिर्फ डक एक्सेप्ट करें। एक मिनट सर। जी जी। डक क्लास। इसमें ना, अच्छा हमने ये तो देख लिया कि आप दोनों पास कर सकते हैं, जावा जी में और सी शार्प में दोनों पास नहीं कर सकते, टाइपस्क्रिप्ट और पाइथन में दोनों पास कर सकते हैं। क्यों? दोनों में क्वैक का मेथड है, तो वो कॉमन चीज है, और वो सिर्फ क्वैक कॉल हो रहा है, तो वो दोनों पास करने देगा। अब टाइपिंग में आप दो तरह से टाइपिंग कर सकते हैं। मलाट की टाइप लिखे डक, एक मिनट सर। यही बनाते वक्त। अभी यहाँ पे लिख दें। जी। अभी अलाउ नहीं कर रहा पर्सन को। डक करें, रोकेगा नहीं। आप ये देखें ना, इसने इन द फॉरेस्ट में जॉन में एरर दे दिया। आपको क्या करना पड़ेगा, यूनियन डालनी पड़ेगी डक और पर्सन की। तो पॉइंट ये है कि अगर आपने डक टाइपिंग करनी है तो ज्यादा अच्छा है कि टाइप डिफाइन ना करें, उसको रन टाइम पे डिटरमिन करने दें कि कौन सी टाइप है। तो इसका डक रिमूव कर दें, या तो फिर यूनियन डिफाइन करनी पड़ेगी फिर, मगर उससे मजा ही नहीं आएगा फिर वो डक टाइपिंग का। अभी तो ये भी फायदा है ना कि पर्सन और डक के अलावा कोई तीसरी चीज होगी जिसका query का मेथड होगा, वो भी कॉल हो जाएगा, मगर अभी नहीं होगा यहां पे। अगर मैं यूनियन लिखूंगा ना तो क्या खराबी होगी? रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा दो क्लासों के ऊपर। हाँ, तो ये सबसे अच्छी कोशिश ये है कि जहां पे आप डक टाइपिंग इस्तेमाल करनी है वहां पे टाइप आप डिफाइन ना करें, जो भी वो टाइप होगी जिसमें क्वैक होगा वो अलाउ हो जाएगा। सही है। जी सर। आप ना कुछ सवाल ले ले रहे कासिम भाई। जी सर मैं बिल्कुल। रिपीट करूं, नमपाई क्लास कल से शुरू होगी। सारे पहले तो जरा नमपाई और पांडास की जरा सा खूबियां बता दें कासिम भाई, क्यों इस्तेमाल होती है, क्या होती है। सारा डेटा साइंटिस्ट हर बात
पांडास की बात कर रहे हैं, नंपाई की बात कर रहे हैं, ये क्या भला है? अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं नमपाई की ना। न्यूमेरिकल कंपटीशंस के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है नमपाई। नमपाई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग और इसी तरह जनरेटिव एआई, आपका जो भी डेटा हो, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफ्स, ठीक है, या कोई भी आपके पास हीट मैप्स, किसी भी टाइप का डेटा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप न्यूरल नेटवर्क, जनरेटिव एआई उसे सबसे पहले कन्वर्ट करता है नंबर्स में, जिसे हम वेक्टर या टेंसर या आप उसको 2D डायमेंशन एरे या एन डायमेंशन एरे उसको कहते हैं। तो आपका जो भी डेटा होता है वो पहले कन्वर्ट होता है नंबर में, और उस नंबर को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो पावरफुल लाइब्रेरी है उसका नाम है नमपाई। नमपाई आप कंसीडर करें कि 90% फास्टर है नॉर्मल पाइथन से। अगर आप लाइक मिलियन या बिलियंस वैल्यू जनरेट करवाएं और उसके ऊपर सिर्फ 2 का टेबल या 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म होने पे जो आप लिस्ट पे अगर करवाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपके कम से कम 5 मिनट लगे या 2 मिनट लगे। और वही सेम ऑपरेशन आप अगर नमपाई से करवाते हैं, वो समझें कि विद इन अ सेकेंड परफॉर्म हो जाएगा। तो नमपाई बहुत पावरफुल हमारे पास हथियार है, टूल है, न्यूमेरिकल जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करने के लिए। तो चाहे आपकी वीडियो हो, ऑडियो हो, इमेज हो, ग्राफ हो, वो सारा डेटा नंबर में कन्वर्ट होता है। फिर हम न्यूरल नेटवर्क को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देते हैं। तो अगर आप उसके एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं तो आपको नमपाई करना पड़ेगा। इसी तरह मैं बात करता हूँ पांडास की। स्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा, जेसन डेटा, इस तरह की ग्राफ, नोट्स वगैरह जो भी आपके पास जो भी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है, टैबुलर फॉर्म में डेटा कन्वर्ट हो सकता है, उस टैबुलर फॉर्म को बहुत फास्ट वे में और बहुत एफिशिएंट वे में हैंडल करने के लिए, तो मैं टैबुलर का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, या जो भी सेमी स्ट्रक्चर डेटा है उसको हैंडल करने के लिए उस पर फिल्टर लगाना, उसके ऊपर कोई फाइन ट्यून करना, उसके ऊपर फिर करना, कासिम भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही XYZ कोई भी ये विकेबलरी में आप लोग के साथ, तो इस मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचिए कि है। कासिम भाई आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। हेलो। जी कासिम भाई, जी सर, मेरी आवाज आ गई? अब आ गई। अच्छा, तो जी आपने क्या जज़ाकल्लाह। पांडास का आधा बताया था? हाँ, तो हम बात कर रहे हैं जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा आ सकता है ना, चाहे आपका टैबुलर सेमी स्ट्रक्चर हो, वो जेसन में हो, वो मंगोडीबी में हो, वो लाइक आपके पास पोस्टग्रेस में हो, उसको डेटा के ऊपर जो भी आपके एफिशिएंट फिल्टर्स होते हैं, प्री प्रोसेसिंग होती है, पोस्ट प्रोसेसिंग होती है, वो सारे ऑपरेशन जो टैबुलर डेटा के ऊपर आप लोग काम करते हैं, वो बहुत फास्ट वे में और बहुत एफिशिएंट वे में हम पांडास के जरिए परफॉर्म करवा सकते हैं। तो पांडास की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और पांडास आपको आना चाहिए। तो टैबुलर डेटा, स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर, चाहे वो नहीं, ये इतना टेक्स्ट फॉर्म, इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ना एक्सेल के अंदर पाइथन भी डाल दिया और पांडास भी डाल दिए, पूरा अनाकोंडा डाल दिया है, यानी एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर। अच्छा, तो ये हमारे हो गया कुछ सवालात। जरा हाथ खड़े किए हैं तो जरा से दे दें, फिर कल से इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मैं निकल रहा हूँ इस्लामाबाद के लिए। फिर इंशाल्लाह रोड पे आपसे मुलाकात होगी कल क्लास में। कासिम भाई आप जवाब दे दें, मैं तैयारी करता हूँ सुबह की बिल्कुल जर्नी सर, की। आप रेस्ट करें, आपको सुबह 4 बजे उठना होगा। तो थैंक आप, यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है दोस्तों, तो हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। इस्फहान, जिन्होंने हैंड रेस किए हुए हैं, तो कुछ अनम्यूट कर दें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
मिस्टर मतीन, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वो मैंने पब्लिक और प्राइवेट आपने बहुत अच्छे समझाए, समझ आ गए सर। आपने वो प्रोटेक्टेड की कोई एग्जांपल नहीं दी सर, अगर वो दे देते कोई। अल्लाह, ये वो डॉक्यूमेंट आप लोग के साथ में शेयर कर दिए, तो इसको एक नज़र देख लेना। तो लाइक विद इन अ क्लास एक्सेसिबल जो चीज़ें होती हैं, तो वो आपकी प्रोटेक्टेड कहलाती हैं बस। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप थोड़ी खोलेंगे? बिल्कुल। ये जी सर, हमने ये जो एनिमल में हमने इसको कॉल किया है सुपर डॉट इनिट, ये जो इनिशियल। हम्म सर इसके बगैर भी तो हम कर सकते हैं ना, अगर बिहेवियर कोई फंक्शन को डिफाइन करें एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड को कॉल करके। देखो यहाँ पे, जब मैं इसको सुपर डॉट करता हूँ ना, तो ये सर पेरेंट एनिमल में, सर क्लास, एनिमल में, सर एक इसमें मिनट, नहीं। पेरेंट क्लास, हाँ हाँ, इसको ना भी करो जी ये सर, चल ये जाएगा, इसको हटा भी दो जब भी चल जाएगा, कोई वो मना नहीं। ठीक है, तो सर यहाँ से चल कंस्ट्रक्टर जाएगा। भी सर हटा दें। यहाँ नहीं, कंस्ट्रक्टर तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं ना, तो एट्रीब्यूट जो है वो आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डिफाइन करने होते हैं। ठीक है, सेल्फ डॉट करके सारे जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कंस्ट्रक्टर के अंदर होते हैं, तो इस वजह से हमें उसका इनिट जो है वो बनाना पड़ेगा। अच्छा सर, इसे वो सर अगर हम इसको वो करना चाहें कि क्या कहते हैं, फंक्शन बिहेवियरल फंक्शन हम डिफाइन कर दें इसके बगैर, इनिट के बगैर, फिर भी सर चलना चाहिए? नहीं तो तुम एट्रीब्यूट्स के अंदर दूसरे फंक्शन के अंदर एट्रीब्यूट्स डिफाइन करोगे, एट्रीब्यूट्स कहाँ डिफाइन करोगे? हमें सर क्लास फिर सर वेरिएबल आप नहीं। नहीं, आप सर, नहीं नहीं सर सर, इसको इनकी बात मिटा दें। सही है। सर इनकी बात इस हिसाब से सही है कि इसका तो इंस्टेंस बनना ही नहीं है। जब इंस्टेंस बनना ही नहीं है तो इसके एट्रीब्यूट्स की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर का काम ही नहीं है। सही। इसके अंदर सिर्फ नहीं, और सिर्फ हम इम्प्लीमेंटेशन देते हैं ना, कि आपने मिसाल के तौर पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ना डायरेक्ट एक जो कनेक्शन बन सकता है वो डाउट टाइपिंग से बन जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मिसाल के तौर पे एनिमल है, अब एनिमल खाता है, एनिमल की टांगे हैं, जो भी चीज़ें हैं ना जो कॉमन है, लेकिन उनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, पर चीज़ें तो कॉमन ही है। तो वो मिसाल के तौर पे ईट आपने एक फंक्शन बनाया, ईट का होना यहाँ लाजमी है, क्योंकि ईट जी क्या लेगा, फूड लेगा, सेल्फ लेगा। अच्छा, सेल्फ का भी मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब आप इसको क्या कहते हैं, कैट से एक्सटेंड करते हैं ना, तब कैट क्लास पे लाजमी हो जाता है कि आपको ईट अब इसमें लिखना लाजमी है। तो वैसे अगर बाज़ाहिर डेफिनेशन देखें तो इनिट का काम यहाँ नहीं है, क्योंकि जब इनिशियलाइज ही नहीं होगी क्लास, तो उसकी जो एट्रीब्यूट्स वाली कहानी है तो वो भी नहीं होगी यहाँ पे। इस्फहान, एट्रीब्यूट्स आप कहाँ डिफाइन करोगे? सर, अच्छा बिहेवियरल फंक्शन में डिफाइन करेंगे ना? हाँ, वहाँ भी डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल कर लो। ठीक है, लेकिन ये है कि पेरेंट आप इसको हटा के भी चला सकते हो। तो इसको मैं जी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ए, यही था ना, कंट्रोल सी, ठीक है। अच्छा, वो एट्रीब्यूट मैंने कॉल किया हुआ तो इसको हटाना पड़ेगा फिर। सर, आप कैट से भी हटा दें सर। क्या चीज़? सर कैट से भी हाँ हटा दें, हाँ, ये नहीं जो कंस्ट्रक्ट। बिल्कुल आप हटा सकते हो ना, वो तो सिंटैक्स है ना। देखो, एक चीज याद रखना, ये जितनी भी चीजें ना, अगर आप कॉल ना भी करो ना, तो बाय डिफॉल्ट तो कॉल होती हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी कॉल हो जाएगी। अच्छा, ये ईट का फंक्शन, नहीं, कैट में तो लेकिन कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं ना, कैट में तो होगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। बिल्कुल एसफान, ये सारी चीजें हमने शुरू में पढ़ ली हैं, तो ये हम्म। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, इतने मुश्किल नहीं है। तो बिल्कुल हम्म। यार, इसको तो आप देख सकते हो ना, वो तो हमने रूल पढ़े हुए हैं कि बहुत सारे कॉल लेवल का फंक्शन हो गया, एसटीआर का मेथड हो गया, ये सारे मेथड बाय डिफॉल्ट कॉल होते हैं। अदरवाइज आपने उसमें चेंजेस करनी है तो आप उसको ओवरराइड करवा देते हैं। अगर आप कॉल नहीं करते
तो वो बाय डिफॉल्ट खुद कॉल हो जाते हैं। रूल के मुताबिक चलिए, ठीक है। जी। तो आप जितना आप ऑप्टिमाइज होकर कोड लिखो, जितना शॉर्ट लिखना चाहो, इट्स टोटली अप टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हाँ जी जी, अब्दुल सर, वहाब। सर रेजेक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। यार रेजेक्स बहुत पावरफुल टेक्निक है रॉ टेक्स्ट में से पर्टिकुलर पैटर्न उठाना। अब पैटर्न का वर्ड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, हमने एक क्लास ली थी जिसके अंदर आप सबके मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस आप चैट के अंदर डालते थे और हमने वो सारी चीजें क्विक निकाल ली थी, ठीक है। ये जनरेटिव एआई की तीसरी या दूसरी या पहली क्लास में हमने ली थी। तो अब उससे क्या फायदा है कि आप सबका डेटा मुझे कलेक्ट करना है, तो मोबाइल नंबर का एक पैटर्न है, ईमेल एड्रेस का एक पैटर्न है। तो इंसान उस पैटर्न को फाइंड करता है और वो चीजें मैनुअली कोई बंदा कॉपी पेस्ट करता है। तो अगर मैं उसका पैटर्न लिख दूं रेजेक्ट से, तो आप उससे बहुत आसानी से थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स वो पैटर्न की मदद से उठा सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ रेजेक्ट्स ही आती है ना, तो आप बहुत पावरफुल काम कर सकते हैं। आपके जो स्क्रैपिंग वगैरह के काम है उसमें से फिल्टर्स, यानी फिल्टर से मुराद पैटर्न्स उठाने होते हैं, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जिप कोड, तो वो सारी चीजें आप रेजेक्ट्स की मदद से बहुत आसानी से उठा सकते हैं। मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो ये हमारा रहेगा। 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम अपने सेशन को पाइथन को एंड करेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पूछना ये था सर, इसके लिए मशीन लैपटॉप वगैरह उसके लिए कोई फर्क पड़ेगा पांडास के लिए या नमपाई के लिए, या नॉर्मली मशीन चल जाएगी अभी तो सिस्टम? नॉर्मल मशीन पे चलाओ। जब आपको हैवी कॉन्फ़िगरेशन, मुझे याद है मैंने यूबीएल के जब डेटा पे काम किया था, 12 करोड़ कुछ डेटा आपके पास था, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। उन ट्रांजेक्शन्स उस डेटा के ऊपर मैंने काम किया था, जो कि एक सिंगल मशीन से परफॉर्म करना बड़ा ही मुश्किल तरीन काम है, ठीक है। तो फिर वो डेटा लेक वगैरह बना के डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग करवाई थी। तो वो फिर आगे की कहानी है कि आपके M2 लैपटॉप भी जो मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी बहुत सारी टास्क में बैठ जाता है। सही सर। और दूसरी बात ये कि बैच 37 के लिए ऑनलाइन क्लासेस होंगी जनरेटर एआई के लिए? ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, तो खैर मुझे नहीं पता। तो जो भी होगा वो आप लोग को अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक ठीक है। सर। ठीक सर। माशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम चीज़ों को एंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपने कहा था कि जो है उसका जो है ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम क्लास वेरिएबल डिफाइन करें, क्लास वेरिएबल तो डायरेक्ट क्लास के थ्रू जो है वो एक्सेस हो जाता है। तो क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी ऐसा हो सकता है कि उसमें क्लास वेरिएबल हम डिफाइन करें और वो जो है डायरेक्ट क्लास से जो है वो एक्सेस हो जाए, क्लास लिंक से? करके देख लेना, ये तो सारे ऑपरेशन प्रैक्टिकल आप करें, पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब जितनी इसके अंदर आप चीज पूछेंगे वो सारी, आपको सारी चीजें बनाना आती हैं, वो सारे क्वेश्चन के आंसर खुद ही आपको मिलते रहेंगे। तो हमने अभी बुनियादी जो चीजें हैं ना उनको कवर किया है। अब आप जितनी यानी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे ना उतना आपको मजा आएगा, तो वो गेम आप खेलना स्टार्ट करें। और सर इससे पहले प्राइवेट क्लास में सर सियान एक स्ट्रिंग फंक्शन वाला जो है वो कराया था, वो अगर सर दोबारा वो कर दें। उसमें कुछ नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हो ना डायरेक्टली उसके ऊपर प्रिंट का फंक्शन लगा दो तो वो आपको ना हेक्साडेसिमल कोड कुछ दिखाता है, ठीक है। और अगर आप उसमें इसका कौन सा फंक्शन था आपके पास जो मैं बता रहा था अभी, एसटीआर। जी एसटीआर एस का फंक्शन क्लास में आप राइट कर दो, उसमें जो भी मैसेज लिखवाओगे, तो आप कोई भी फंक्शन यानी कोई भी बंदा ऑब्जेक्ट को प्रिंट के फंक्शन में जब पास करेगा तो वहां पे उसका जो मैसेज होगा ना वो आएगा जो कि आपने एसटीआर में लिखवाया है। तो बाज़ औक़ात ठीक आपको है। ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाना होता है कि कोई भी प्रिंट के अंदर ऑब्जेक्ट को पास करे तो वो मैसेज आ जाएगा, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। सर एक क्वेश्चन कर लूँ मैं लास्ट? जी जी सुफियान, बिल्कुल। अच्छा सर, आपने ना अभी भी जो एक मेथड सामने नजर आ रहा है क्लास पर्सन का, तो कुछ क्लास आप जब बनाते हैं तो उसके आगे वो ब्रैकेट्स लगाते हैं, किसी के आगे नहीं लगाते हैं। और ये बात जब लास्ट वाली क्लास में डिस्कस हुई थी तो आपने कहा कि जिसके आगे हम ब्रैकेट नहीं लगाते उसके साथ हम डॉट लगा के ना उसके एट्रीब्यूट्स को कॉल कर सकते हैं।
लेकिन नहीं, अगर हम ब्रैकेट, वो अलग चीज थी। अच्छा डॉट लगा के जो उसके एट्रीब्यूट और चीजें होती थी ना, वो स्टैटिक वेरिएबल थे या स्टैटिक मेथड थे, जो कि क्लास के नाम के साथ डॉट लगा के हम एक्सेस कर सकते हैं। उसे स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक क्या नाम है, फंक्शन या मेथड हम कहते हैं। तो वो अलग चीज है। अच्छा, मतलब सर अगर ब्रैकेट हम लगाएं भी, तब भी हम डॉट करें तो एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसी एग्जांपल में मैंने चेक किया था। जी तो बिल्कुल। अच्छा, अगर ब्रैकेट लगा हुआ भी हो तो भी डॉट के साथ एक्सेस हो जाते हैं सर एट्रीब्यूट्स? जी जी बिल्कुल हो जाता है। अच्छा ठीक सर, है, एक ये चीज और। न्यू कन्वेंशन है पाइथन 3.6 के बाद कि क्लास के नाम के बाद राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करना चाहिए। अच्छा, ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और है कि ये जो राउंड ब्रैकेट हम लगाते हैं, लास्ट टाइम सर ने कहा था कि ये इनहेरिट करती है एक ऑब्जेक्ट को। जब हम किसी क्लास को डिफाइन करते हैं और अगर भले एम्प्टी ब्रैकेट्स भी लगाएं तो वो इनहेरिट करेगी एक ऑब्जेक्ट की क्लास को या बेस क्लास को। तो अगर हम ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो भी वो इनहेरिट करती है? हाँ हाँ, डिफॉल्ट उसी से होता है ना। ये देखो, अगर मैं कहता हूँ क्लास एक्स वाई जी, ठीक है, मैंने सिर्फ सर पास किया हुआ। अच्छा, अब मैं कहता हूँ dir एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, जैसे नाम देगा, कैपिटल कॉपी पेस्ट। ठीक है, आ रही है, तो सर इसका मतलब कॉल बिल्कुल। किया। अच्छा, ठीक हो गया सर। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, चलें दोस्तों, अस्सलाम जजाकल्लाह आप। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये पूछना ये था कि जैसा कि टाइप स्क्रिप्ट में हम जो मॉड्यूल बनाते हैं तो उसको या एक्सपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं, तो पाइथन में ऐसा नहीं होता? नहीं, पाइथन के अंदर वो डायरेक्टली आप ना पर्टिकुलर जो आपको इंपोर्ट करना होता है, उस फाइल का, उस मॉडल का नाम लिखने के बाद उसको हम क्लास को, वेरिएबल्स को, फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी लिखना नहीं होता। ठीक है, कफायत, मैं दोस्तों कनेक्ट हूँ आप लोगों के साथ। यस यस सर, आप कनेक्ट हैं, ओके, किफ़ायत से आ जाएंगे। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज का सेशन यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह, इस हॉप के साथ कि जो भी हमने पाइथन अभी सीखी है, इस वक्त दुनिया की लाइक स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी आपकी टाइपिंग, यानी हम कह रहे हैं कि एमआईटी के अंदर भी इस लेवल की, यानी अभी जो टाइपिंग हमने सीखी है, पाइथन सीखी है, वो नहीं होगी। तो पर्पस ये है कि यार इतनी स्ट्रगल करने का, मेहनत करने का, कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। और उसके लिए हम सब ने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग को भी मेहनत करना है। आप लोग के साथ के बिना यानी ये चीज़ मुमकिन नहीं है। तो इस खौफ के साथ कि जो चीज़ें हमने करी हैं, आप इसको लाइक सबसे पहले तो बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस कोर्स यानी आप जाके एक्सटेंड करते हुए अपनी नॉलेज को भी आप एक्सटेंड करते जाएंगे। प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। हम जितने कोड करवा रहे हैं, जितने प्रोजेक्ट बनवा लें, मैं आपके सामने बैठ के, सर या आपके सामने बैठ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना लें, आपको समझा भी लें, लेकिन जब तक आप नहीं बनाएंगे वो चीज़ आपको नहीं आ सकती। तो पाइथन हमारी कंप्लीट हो गई है, और अब आगे जो चीज़ें हैं, नमपाई और पांडास, इंशाल्लाह फिर हम कल स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन को आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।